कर लेते हैं जर्नल, और उसके बाद फिर हम डायरेक्टली जो है टॉपिक इंटरप्रिटेशन की तरफ चले जाएंगे। अच्छा जी, ऐसे की तैयारी, सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि सर हम स्टार्ट कर रहे हैं ऐसे ऐसे लिखना, या हम ऐसे कैसे स्टार्ट करें, कौन से सोर्सेज हैं जिनको हम पढ़ें, और हम ऐसे के लिए मटेरियल कहाँ से उठाएं। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है मटेरियल का, कि जी मटेरियल कहाँ से आएगा, और मटेरियल जो है वो हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाला मटेरियल जो है ये एक्यूरेट है, या ये वाला मटेरियल हमारे लिए रेलेवेंट है। जहां तक मटेरियल की बात है, आप सिर्फ एक काम कर सकते हो उस मटेरियल के लिए, या फिर आप उस चीज को इस्तेमाल कर सकते हो अपने ऐसे के अंदर, और वो सिर्फ और सिर्फ आपकी फैक्ट बुक है। इसका सबसे आसान हल ये होता है कि आप एक फैक्ट बुक बनाओ, और फॉर एग्जांपल आप एक कॉपी उठाते हो, या फिर आप ये कहते हो कि आप जो है वो एक डायरी ले लेते हो। डायरी लो, और डायरी लेके उसमें डोमेन्स को डिवाइड कर लो। फॉर एग्जांपल आप जी एजुकेशन का एक जो है वो 4-5 पेजेस छोड़ देते हो, आप जेंडर पे 4-5 पेजेस छोड़ते हो, आप डेमोक्रेसी के ऊपर 4-5 पेजेस छोड़ते हो, आप इन द सिमिलर वे हेल्थ के ऊपर, सोशल इश्यूज के ऊपर, उसके बाद आप डेमोक्रेसी के ऊपर, गवर्नेंस के रिलेटेड, ठीक है जी, आजकल टेररिज्म पे मसला है तो टेररिज्म के रिलेटेड, फॉरेन पॉलिसी के रिलेटेड, फॉरेन पॉलिसी पे आप देख लो, आप जी पाकिस्तान के इंटरनल इश्यूज में, जैसे अब इंटरनल इश्यूज में आपका टेररिज्म तो आ गया, फिर इंटीग्रेशन डिसइंटीग्रेशन के इश्यूज के ऊपर ठीक हो गया, रूल ऑफ लॉ के ऊपर ठीक हो गया, इन द सिमिलर वे पॉलिटिकल डायमेंशंस के ऊपर, ह्यूमन राइट्स के ऊपर। तो ये चंद एक ऐसी डोमेन्स हैं जिनके ऊपर आप क्या कर सकते हो, आप डाटा निकाल सकते हो। डाटा आप कैसे निकालोगे? डाटा ऐसे निकालोगे कि आप जब पढ़ रहे हो किसी कोई भी, फॉर एग्जांपल आप बाकी सब्जेक्ट्स की तैयारी कर रहे हो, और तैयारी करते हुए आपको नजर आता है कि वाह जी ये बड़ी अच्छी एक चीज़ है। फॉर एग्जांपल मैं कल सुबह एक आर्टिकल पढ़ रहा था, और उसमें बता रहे थे कि अराउंड जो है आपकी जो पब्लिक ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, ये इतना स्पेसिफिक नुकसान पहुंचा रही हैं पब्लिक एक्सचेकर के ऊपर, क्योंकि ये लॉस में जा रही हैं। अब मेरे जहन में उसी वक्त स्ट्राइक करना चाहिए कि भाई मुझे ये काम आएगा, ये चीज मुझे काम आएगी जब भी मैं फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन पे बात कर रहा हूँगा, जब भी मैं फॉर एग्जांपल गवर्नेंस पे बात कर रहा हूँगा, जब भी मैं डेमोक्रेसी पे बात कर रहा हूँगा, या आपकी इफेक्टिव चॉइसेस ऑफ द गवर्नमेंट पे बात कर रहा हूँगा, तो मुझे ये जो फैक्ट है ये काम आएगा। तो मैं उसको उस डोमेन के अंदर, फॉर एग्जांपल मैं इसको जी पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल या गवर्नेंस की डोमेन में लिख लेता हूँ कि पब्लिक एक्सचेकर के ऊपर पब्लिक कुछ इंटरप्राइजेज हैं वो इतना नुकसान पहुंचा रही है। तो कल को जब भी बजट के रिलेटेड बात आएगी, रेवेन्यू के रिलेटेड बात आएगी, या फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड बात आएगी, तो मैं वो फैक्ट बुक्स मेरे मेरे जेहन में होगा कि मैंने ये फैक्ट कहीं लिखा था। इन द सिमिलर वे आपको कहीं फैक्ट नजर आता है कि जी आप देखते हो कि जी पाकिस्तान में इतने परसेंट खवातीन जो हैं वो वोट कास्ट नहीं करती, या इतने परसेंट खवातीन जो हैं उनके पास बैंक अकाउंट्स नहीं है, या इस साल पाकिस्तान में इतने जेंडर बेस्ड वायलेंस के केसेस रिपोर्ट हुए हैं, या फिर हम ये देखते हैं कि जी पाकिस्तान में कितने परसेंटेज जो है वो टेररिज्म या इंसर्जेंसी का इंक्रीज आया है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में क्या शिफ्ट आ रहे हैं। इसी तरह इकोनॉमी पे अगर आप बात करें, इकोनॉमी के रिलेटेड, तो आपके पास स्टेट बैंक के आते हैं, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स के आते हैं, इसी तरह आपके पास जो है वो इकोनॉमिक सर्वेज आते हैं, हेल्थ के रिलेटेड आपके पास कोई फैक्ट्स आते हैं, ह्यूमन राइट्स की कोई वायलेशंस होती हैं नेशनल इंटरनेशनल। इन्हीं सारी डोमेन्स को आप फिर तीन हिस्सों में डिवाइड कर लो, नेशनल, रीजनल और इंटरनेशनल। फॉर एग्जांपल के पॉलिटिक्स में नेशनल लेवल पे क्या हो रहा है, रीजनल लेवल पे क्या हो रहा है, और इंटरनेशनल लेवल पे क्या ऐसी चीज आई है। इसी तरह एजुकेशन की जब आप बात करो, तो नेशनल लेवल पे क्या हो रहा है जी, और आगे रीजनल लेवल पे क्या हो रहा है जी, इंटरनेशनल लेवल पे क्या इश्यूज हैं। फिर नेशनल लेवल को भी आप तीन हिस्सों में डिवाइड करो। जो नेशनल लेवल है उसमें भी देखो कि फेडरल लेवल पे क्या हो रहा है, प्रोविंशियल लेवल के ऊपर क्या हो रहा है, और लोकल गवर्नमेंट, लोकल लेवल के ऊपर जिसको आप लोकल गवर्नेंस सिस्टम कहते हो या लोकल गवर्नमेंट सिस्टम कहते हो, उस जगह पर क्या हो रहा है।
तो आपके पास काफी मटेरियल अवेलेबल हो जाता है। इससे आपके पास रेफरेंसेस की कमी नहीं रहती, इसके पास इसके साथ आपके पास आर्ग्यूमेंट्स की कमी नहीं रहती। तो अपनी तैयारी के अलावा ये एक इफेक्टिव तरीका हो सकता है फैक्ट बुक वाला, जो आप यूटिलाइज कर सकते हो आपने ऐसे की प्रिपरेशन के लिए। बाकी जो कुछ डोंट्स हैं ऐसे के, पहला डोंट ये है ऐसे का कि आपने किसी किस्म की कोई हैवी वोकैबुलरी इस्तेमाल नहीं करनी। एग्जामिनर कभी भी आपसे इस बात पे जो है वो खुश नहीं होगा कि आपने बहुत ही कोई अच्छी ऑक्सफोर्ड, ऐसे नहीं फील कराना कि मैं कोई कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड का जो है वो ग्रेजुएट हूँ, और आपको ऑल दो वो पता ही ना हो कि यार ये जो वर्ड है इसकी एक्चुअल कॉनोटेशन क्या है। आप पॉजिटिव कॉनोटेशन वाले वर्ड्स नेगेटिव कॉनोटेशन में इस्तेमाल करते रहो, या पॉजिटिवली या कोई और मीनिंग है किसी पर्टिकुलर वर्ड का, तो आप उस तरह उसका इस्तेमाल करते रहो। तो आपने सबसे पहले तो वोकैबलरी का इस्तेमाल वो करना है जो आपकी नेचुरल वोकैबलरी है। देर इज नो नीड कि आप कोई इस तरह के वर्ड्स याद करो या यूटिलाइज करो जिनकी जरूरत ही नहीं है। आप प्लेन इंग्लिश में भी अगर अपना आइडिया आर्टिकुलेट कर पा रहे हो तो आपका ऐसे फेल नहीं होता इस पॉइंट के ऊपर। सेकेंडली, अवॉइड करना है जितनी ग्रामेटिकल एरर्स कम हो सके, क्योंकि ग्रामेटिकल एरर्स वो एक वाहिद चीज है जिसकी वजह से शायद टॉपिक इंटरप्रिटेशन के बाद जो मेजर रीजन है फेलियर की, कि हम लिख तो रहे होते हैं लेकिन हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, पैरेललिज्म की, एजेक्टिव्स की, राइट वोकैबुलरी की और पंजुएशंस की, कंजंक्शंस की इतनी गलतियां कर रहे होते हैं जो शायद हम एक दफा रीड करें तो फिर शायद दूसरी दफा जब हम रीड करते हैं तो हमें खुद नजर आता है कि यार ये मैंने गलती यहाँ पर की हुई है। तो वो आपने जो है वो ग्रामेटिकल जो एरर्स हैं उसको अपने आप को बचाना है। और थर्डली, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वो ये है कि रेलेवेंसी। आपने हरगिज अपने ऐसे के अंदर कोई ऐसी बात नहीं करनी, अपने ऐसे के अंदर कोई ऐसा पॉइंट नहीं देना जो आपसे पूछा नहीं गया या आपकी रेलेवेंसी नहीं बनती। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको आगे एग्जाम्पल दे रहा था कि जी कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस वाला, कि जी आपसे अगर वो पूछता है कि भाई ग्लोबल वार्मिंग के कॉजेज और कॉन्सिक्वेंसेस पे वो बात कर रहा है, तो आपको जरूरत नहीं है पाकिस्तान के रेफरेंस से अलग से एक हेड बना के उस पर बात करने की, या आपको जरूरत बिल्कुल नहीं है कि आप उसके सॉल्यूशंस दो। तो आपने रेलेवेंट रहना है। और थर्डली, फोर्थली सॉरी, आपका जो टॉपिक इंटरप्रिटेशन है वो गलत नहीं होनी चाहिए। तो ये चार पांच चीजें हैं जिस पे अगर आप काम कर लें तो आपके पास पास होने के चांसेस शायद 95% तक बढ़ जाते हैं। बाकी जो चीजें हैं वो 5% चीजें हैं वो डेफिनेटली आपकी वैल्यूएशन से बेहतर हो जाएंगी, और ये भी चीजें आपकी प्रैक्टिस से बेहतर होंगी। मतलब आप ग्रामर की शायद सारी बुक रटा मार लें, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक वो चीजें बेहतर नहीं होंगी। तो जब भी आप लिखना शुरू करें एक पैराग्राफ से लिखें। सबसे पहले पैराग्राफ लिखें। पैराग्राफ का स्ट्रक्चर, जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है उसका देखेंगे जी, मैंने सबसे पहले ये मेरा सेंटेंस होना चाहिए, उसके बाद सपोर्टिंग सेंटेंसेस आई हैं, इसको कैसे मैंने लेकर चलना है और इस पैराग्राफ को मैंने बंद कैसे करना है। तो वो उसको पहले प्रैक्टिस करें, जो बॉडी पैराग्राफ्स हैं उनको प्रैक्टिस करें। जब आपकी वो प्रैक्टिस ठीक हो जाए तो फिर टॉपिक इंटरप्रिटेशन पे आ जाएं, फिर आउटलाइन मेकिंग के ऊपर आए, थीसिस स्टेटमेंट बनाएं, ये सारी चीजें एवेलुएट कराएं, और उसके बाद फिर आप जो है वो कंप्लीट एसेस की तरफ जाएं। एटलीस्ट जो है वो आपके जो है वो तकरीबन एटलीस्ट 20 से 25 एसेस जो हैं वो एवेलुएट आप कराएंगे तो आपकी जो चीजें हैं वो बेहतर हो जाएंगी। नो जैनब, ऐसे के अंदर किसी किस्म की कोई हेडिंग नहीं होती। ऑल्दो वो आपकी आउटलाइन जो है उसके अकॉर्डिंग आपने पैराग्राफ्स लेकर चलने होते हैं, दैट इज एग्जैक्टली जो वो एक पाथवे शो कर रही होती है आपके पूरे ऐसे का। बट देर इज नो को किसी किस्म का कोई ऐसी, मेरे नहीं ख्याल कि कोई स्पेस है हेडिंग्स की, और आप काइंडली लिखिए कि बिना, क्योंकि हेडिंग्स जो हैं वो अगर आपके ऐसे में नजर आ रही होंगी तो वो शायद ऐसे पढ़ेगा भी नहीं, वहीं से क्रॉस करेगा और उसके बाद आपसे अल्लाह हाफिज कहेगा कि ठीक है जी मिलते हैं नेक्स्ट अटेम्प्ट में। अच्छा जी, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक इंटरप्रिटेशन। ये सिवेरिया, आप ऐसे के स्टार्ट जो है वो तीन चार तरीकों से हो सकता है। हम जब इंट्रोडक्शन आगे डिस्कस कर रहे हैं ना, तो हम इंट्रोडक्शन में बात करेंगे कि आपने स्टार्ट कैसे करना है।
और स्टार्ट जो है वो उसके क्या तरीके हैं, आपने कोई स्टोरी देनी है या आप प्लेन स्टार्ट की तरफ जा सकते हैं या आपको कोटेशन पुट कर सकते हैं, दैट इज टोटली अप टू यू। और वो हम इंशाल्लाह आगे जो है वो डिस्कस करेंगे। जी सुंदर, डेफिनेटली पैराग्राफ के स्ट्रक्चर पे भी चलेंगे। ओके जी, पहले हम टॉपिक इंटरप्रिटेशन पे बात करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो जो एक वो आपके साथ शुरू में मैंने बात की है कि ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, वो आहिस्ता आहिस्ता हम चीज़ें जो हैं वो साथ साथ डिस्कस करते चले जाएंगे। अच्छा जी, हम टॉपिक इंटरप्रिटेशन पे स्टार्ट करते हैं कि टॉपिक को हमने इंटरप्रेट कैसे करना है। टॉपिक इंटरप्रेट करने के दो बड़े अहम रूल्स हैं। पहला रूल वही है जो हम पहले से डिस्कस करते आ रहे हैं, जो मैं आपको बता रहा था कि ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है, रेलेवेंसी। और सेकेंडली उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, उस टॉपिक का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है। जी अस्पा, पैराग्राफ राइटिंग भी करेंगे डिटेल में। वो आप इन अल्लाह मा साबिरीन वाली बात है। और इंशाल्लाह सब्र करें, और इंशाल्लाह जो सब्र करेगा फिर उसका जो फल है वो आहिस्ता आहिस्ता मीठा होता चला जाएगा। ओके जी, एक यूपीएससी के पेपर के अंदर एक टॉपिक आया था। मैंने पहले भी एक दो जगह पे ये टॉपिक डिस्कस किया, तो वो एक बड़ा ट्रिकी टॉपिक था। मैं आप लोगों के साथ भी वो टॉपिक शेयर कर देता हूँ, और आपको आइडिया होगा। कुछ लोगों से वो शायद पहले शेयर हो चुका हो, कुछ लोगों के साथ नहीं शेयर होगा। आप इस पे कोशिश करेंगे, आपकी क्या इंटरप्रिटेशन है, आप चैट बॉक्स में बताइएगा कि आप इसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं। आपने सिंपल एक दो लाइनों में उसकी थीसिस स्टेटमेंट बनाने की कोशिश करनी है कि टॉपिक कहना क्या चाह रहा है। ठीक है जी, वो टॉपिक ये था कि फॉरेस्ट आर द बेस्ट केस स्टडी फॉर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ अ कंट्री। जी, आप लोग इसको कैसे इंटरप्रेट करते हो कि क्या क्या माइंड में आता है आपको कि यार ये टॉपिक आपके सामने आ गया, आपने कैसे लिखना है। और आपके सामने ये टॉपिक आ गया कि जी फॉरेस्ट जो हैं वो एक बेस्ट केस स्टडी हैं फॉर द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ एनी कंट्री या फॉर अ कंट्री। अब यहाँ पर आपकी टॉपिक इंटरप्रिटेशन बड़ी रेलेवेंट हो जाती है। अब जो टॉपिक इंटरप्रिटेशन है वो आप अगर ठीक कर जाते हैं तो आप शायद ऐसे पास करने के 95% करीब हो जाते हैं। जी अब्दुल समी साहब कहते हैं कि जी एग्रीकल्चरल बेस्ड आर्ग्यूमेंट्स आप देंगे। जी कौन से आर्ग्यूमेंट्स हैं एग्रीकल्चरल बेस्ड? कोई एक दो, जस्ट गिव मी एन एग्जांपल ऑफ एनी सच आर्ग्यूमेंट। इन द सिमिलर वे बाकी लोग भी इस पे कर सकते हैं कि जी ठीक है जी, पहली इंटरप्रिटेशन हमारे पास ये आ गई कि एग्रीकल्चर जो है वो किस तरह इकोनॉमी को सपोर्ट करता है, वो हम इस चीज़ में ला सकते हैं। चलें जी, ये हमारे पास जो है वो आ गई इंटरप्रिटेशन नंबर वन। कि जी हम इसकी डोमेन्स को ऐसे देखेंगे कि जी फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर है वो किसी भी कंट्री की बड़ी बेस होती है उसकी इकोनॉमी में। तो जब हम एग्रीकल्चर को बेहतर करेंगे तो उसकी इकोनॉमी बेहतर हो जाएगी। और इसी तरह हम कुछ थोड़ा सा फॉरेस्ट के रिलेटेड कोई डोमेन आ गई। इसके अलावा कोई और इंटरप्रिटेशन किसी के जहन में आ रही हो इस टॉपिक को लेकर? जी इसी तरह एक कह रहे हैं कि फॉरेस्ट का कुछ जो है डायरेक्टली जो है वो क्या लिंक है आपके उसके साथ, इकोनॉमी के साथ, कि वो किस तरह ग्लोबल वार्मिंग को कम्बैट करने में कैसे काम कर रही है, इन्वायरमेंट के रिलेटेड बात कर रहे हैं। इसी तरह पोल्यूशन के ऊपर बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज को कैसे लिंक कर रहे हैं। एक फॉरेस्ट जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्लाइमेट चेंज के साथ लिंक कर दिया इन्होंने। जी यही जहन में आ रहा सबके, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट के ऊपर बात हो रही है। मतलब इस टॉपिक को देख के हमें प्लांटेशन, फॉरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, ग्लोबल वार्मिंग, यही सारी फीलिंग आ रही है ना। टूरिज्म, चैलेंज टूरिज्म एक आ गया।
the system of forest and the way they are similar to working of economy ecosystem। ठीक हो गया। अब ये भी एक इंटरप्रिटेशन आ गई। अच्छा, तो ये देखें कि अब आपके पास शायद 10 से 12 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, और 10 से 12 लोग जो हैं वो अपने अपने डिफरेंट ओपिनियंस के साथ आए, डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस के साथ आए। तो एक तो ये बड़ी बात बड़ी क्लियर है कि ये हो सकता है देयर मस्ट बी अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। तो ये जरूरी नहीं होता कि भाई आपकी एक ही इंटरप्रिटेशन हो, और ये भी नहीं जरूरी होता कि आप दो लोग हैं, एक ने एक 0 डिग्री पे इंटरप्रिटेशन किया तो दूसरे ने 180 डिग्री पे इंटरप्रिटेशन कर दी और दोनों की इंटरप्रिटेशन ठीक है। इंटरप्रिटेशन में स्लाइट डिफरेंस जरूर हो सकता है, लेकिन इंटरप्रिटेशन टोटली जो है वो आपकी 180 डिग्रीज पे नहीं हो सकती। अब हम सिंपल सी बात करते हैं, चलें जी इसी टॉपिक को हम जी ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं जो आपने डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस दी। फॉर एग्जांपल जी, हमने कहा कि यहाँ पर बात है जी फॉरेस्ट की बात है। हमने देखा कि अच्छा जी फॉरेस्ट को कहीं ना कहीं इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी ऑफ अ कंट्री के साथ बात की गई है। तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ अ कंट्री में क्या हो सकता है कि जी उसकी इन्फ्लेशन कम हो, जो ट्रेड डेफिसिट है वो ना हो, इंपोर्ट्स जो हैं वो कम हो, एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हो, उसके अलावा जी डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी ना हो। ये सारी की सारी जी इंडिकेटर्स हैं आपके इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के। अब हमने ये देखना है कि भाई इस टॉपिक से तो यही लग रहा है कि जी फॉरेस्ट किस तरह इसमें इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी में काम कर रहे हैं। तो जैसे आप लोगों ने कहा जी फॉरेस्ट जो है अगर हम उगाएंगे तो क्लाइमेट चेंज नहीं होगा, क्लाइमेट चेंज नहीं होगा तो हमारे कुछ ऐसे नेचुरल जो डिजास्टर्स हैं वो नहीं होंगे, और जब नेचुरल डिजास्टर्स नहीं होंगे तो हमारी इकोनॉमी पे काफी इम्पैक्ट पड़ता है। फॉर एग्जांपल अब 2010 के फ्लड्स की बात करें और अभी वाले फ्लड्स की बात करें तो उस वक्त $10 मिलियन जो है वो हुआ था नुकसान, तो इस दफा उसके 120 गुना ज्यादा हुआ है। तो ऐसे भी इम्पैक्ट कर रहा है इकोनॉमी को। फिर जब क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो क्रॉप्स पे डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ रहा है, एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं हो सकता है। फिर टिम्बर के थ्रू भी हम फायदा उठा सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी के थ्रू भी फायदा उठा सकते हैं, टूरिज्म के थ्रू भी फायदा उठा सकते हैं। तो ये डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स जो हैं ये हमारे जहनों में आते हैं। तो आप इसी की बुनियाद के ऊपर जो है वो आप टॉपिक देखते हो, आप उसको इंटरप्रेट करते हो, टॉपिक को इंटरप्रेट करने के बाद आप उसकी आउटलाइन बनाते हो और आप पेपर करके आ जाते हो। बाहर निकलते हो, बाहर निकल के आप कहते हो कि जी ये वाला टॉपिक क्या मजे का टॉपिक था, हमने इस पे बहुत अच्छा लिखा है जी, पूरे 17 आर्ग्यूमेंट्स दे के आए हैं, या 15 आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं, या 12 आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं, ऐसे ऐसे लेवल के रेफरेंसेस दिए हैं कि खुश हो जाएगा एग्जामिनर। लेकिन एग्जामिनर जब आपका पेपर देखता है और पेपर देखने के बाद आपको देखता है कि अच्छा जी ये आपने इंटरप्रिटेशन की है, तो वो सिंपली आपके पेपर को क्रॉस कर देता है क्योंकि ये इंटरप्रिटेशन गलत है। जनरली मैं अगले दिन भी यूपीएससी की रिपोर्ट देख रहा था, जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ इंडिया है। उन्होंने एक एनालिसिस दिया जो उसके बाद एग्जामिनर रिपोर्ट्स आती हैं, तो वो ये कहते हैं कि जी ये जो टॉपिक था ये ऑलमोस्ट जो है वो 27,000 बच्चों ने अटेम्प्ट किया था, और उन 27,000 बच्चों में से सिर्फ और सिर्फ 13 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने इस टॉपिक की इंटरप्रिटेशन ठीक की थी, बाकी सब ने इसकी इंटरप्रिटेशन गलत की थी। क्योंकि हम कहीं ना कहीं हमारे माइंड जो हैं वो शॉर्टकट्स की तरफ जाते हैं, और हमने फॉरेस्ट देखा, हमने डायरेक्ट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी देखी, लेकिन हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो जो पॉइंट था या इसमें वर्डिंग थी टॉपिक में वो हम मिस कर गए। वो थी बेस्ट केस स्टडी की। जब भी आप बात करते हो ना केस स्टडी, कि जी हमने इसको एज अ केस स्टडी लिया है, तो आप बात करते हो उसके करेक्टर्स की, आप बात करते हो उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं या उसके अंदर जो फीचर्स हैं उनकी। तो यहां पर जब वो बात करता है कि फॉरेस्ट आर द बेस्ट केस स्टडी फॉर द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ अ कंट्री, तो वो ये बात नहीं कर रहा कि जी भाई आपने जो टिम्बर है या जो फॉरेस्ट की लकड़ियां हैं या एग्रीकल्चर है या क्लाइमेट चेंज है उससे कैसे इकोनॉमी को बेहतर करना है। वो रखता है फॉरेस्ट को एक साइड के ऊपर, और दूसरी साइड पे वो रखता है जी आपकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को।
अब वो कहता है कि फॉरेस्ट को क्या बनाओ, एक केस स्टडी बनाओ, और केस स्टडी बना के बताओ कि भाई ये कैसे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आ सकती है। तो आपने सिंपल, जब आप 8 9 में थे, आपने बड़े सिंपली ये अपनी साइंसेज के अंदर, बायोलॉजी के अंदर आपने एक चीज पढ़ी होगी कि एक बिग फॉरेस्ट के अंदर डिफरेंट कम्युनिटीज एग्जिस्ट करती हैं, और इन कम्युनिटीज के डिफरेंट फीचर्स हैं। फॉर एग्जांपल, फॉरेस्ट के सबसे पहला जो फीचर है वो रेजिलियंस का है। और यही हम फीचर अगर एज अ केस स्टडी उठा के किसी भी इकोनॉमी के अंदर डालें, तो क्या एक इकोनॉमी को रेजिलियंस उसके अंदर इनकलकेट करने से वो प्रॉस्पर नहीं करेगी? अगर उसके अंदर रेजिलियंस आएगी तो डेफिनेटली वो एक प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाएगी। फॉरेस्ट के अंदर जो दूसरा बड़ा नजर चीज आती है वो कॉपरेशन है बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज। जब एक कम्युनिटीज एग्जिस्ट कर रही हैं तो उनके अंदर डिफरेंट स्पीशीज एग्जिस्ट कर रही हैं, तो वो जो स्पीशीज के दरमियान कॉपरेशन है वो भी हम उठा सकते हैं एज अ केस स्टडी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के अंदर। क्योंकि डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर जब हम कॉपरेशन की बात करते हैं तो भी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऊपर जाती है। फिर आपको फॉरेस्ट के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर नजर आएगी, उसको आप एज अ केस स्टडी उठाओ, उठा के इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी में लेकर जाओ। आप किसी भी इकोनॉमी में डिवीजन ऑफ लेबर की बात करोगे तो आपके मसाइल हल हो जाएंगे। फॉरेस्ट के अंदर एक और बड़ी सबसे अहम रूल, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो जब आप इधर लेकर आओगे इसको, तो आपको नजर आएगा कि भाई अगर कोई भी पब्लिक एक्सचेकर की या पब्लिक इंटरप्राइजेस जो हैं, वो आप पब्लिक इंटरप्राइजेस को आप देखते हो, आप कहते हो कि यार ये तो पब्लिक एक्सचेकर के ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन है। और जो भी पब्लिक एक्सचेकर के ऊपर बर्डन है, तो हमें पता है कि यार ये सर्वाइवल हमारे लिए नुकसान पहुंचा रहा है, तो हमें इनको क्या कर देना चाहिए, प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि क्या हमारी इकोनॉमी में कोई ऐसी इंडस्ट्री तो नहीं लगी हुई जो हमारे लिए नॉन प्रोडक्टिव साबित हो रही है या इसकी इकोनॉमी को नीचे लेकर आ रही है, तो हम उसको भी खत्म करेंगे। फिर इसी तरह हम डिफरेंट रिलेशंस की तरफ जाएंगे। आपने देखा होगा कि फॉरेस्ट के अंदर चीजें जो हैं वो डिफरेंट, जो स्पीशीज है वो गिव एंड टेक का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है। ठीक है जी। आपने फूड चेन्स देखी होंगी, फूड चेन्स में आपने एक चीज बड़ी क्लियर देखी होगी कि जी, जस्ट गिव मी अ मिनट। आपको जो नजर आ रहा है, ये बोर्ड नजर आ रहा यस। यस सर। है? जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके जी। तो आपने देखा होगा कि फूड, डिफरेंट फूड चेन्स चलती हैं, और फूड चेन्स के साथ कुछ फूड वेब्स चलती हैं। तो एक चीज अगर प्लांट्स कुछ चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं तो एनिमल्स वो चीज ले रहे होते हैं, और इन द सिमिलर वे एनिमल्स जो चीज एक्सक्रीट कर रहे होते हैं वो फिर प्लांट्स जो हैं उसको यूटिलाइज करके उसका इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो गिव एंड टेक का कॉन्सेप्ट है, ये आपकी इकोनॉमी के अंदर इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स का कॉन्सेप्ट है। ठीक हो गया। अब आप देखो कि जब भी आप इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम में जाते हो तो आप सारी चीजें खुद नहीं बना पा रहे। तो आपने कहीं ना कहीं अपना सिस्टम इस तरह से मेंटेन करना होता है कि जो चीज आपके पास एक्सेस में है वो उसको एक्सपोर्ट कर दो, और जो आपके पास चीज नहीं है उसको इंपोर्ट करो। लेकिन कोई भी ऐसा जो ऑर्गेनिज्म है वो आपको फॉरेस्ट के अंदर लीड करता हुआ या सरवाइव करता हुआ नजर नहीं आएगा, जो टोटली डिपेंडेंट है और वो कुछ दे नहीं रहा वापस। तो वो आपको इन द सिमिलर वे, इसके अंदर सबसे अच्छा पॉइंट डाइवर्सिटी का भी पॉइंट है। बिल्कुल, ये अभी किसी ने मैसेज किया, ये बहुत अच्छा पॉइंट है डाइवर्सिटी का। हमेशा याद रखें कि कोई भी इकोनॉमी किसी भी कंट्री की अगर उसने प्रॉस्पर करना है तो उसके अंदर आपके पास डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्शन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप इंडस्ट्रियल सेक्टर में चले जाओ तो आपके पास एवेन्यूज ऑफ प्रोडक्शन होने चाहिए। आप स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में हो तो आपके पास डिफरेंट आइटम्स होने चाहिए। आप अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हो तो आपके पास टेक्सटाइल की एक डाइवर्सिटी होनी चाहिए। फिर इसी तरह आपके पास ऑटोमोबाइल है, आपके पास डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं। तो जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी होगी उतना ज्यादा आपको इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेंगी चीजें।
आप सेल्फ सफिशिएंट होते चले जाते हो। चाइना का मॉडल आपके सामने है कि किस तरह उन्होंने डाइवर्सिटी लाई, और डाइवर्सिटी लाने के बाद उन्होंने सेल्फ सफिशिएंट होने की कोशिश की। इसी तरह जो कंपेन्स चलती हैं, फॉर एग्जांपल कंपेन चलती है जी मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना, मेड इन पाकिस्तान, या कोई भी किसी भी सूरत हाल में कोई कंपेन चल रही है, तो वो सारी की सारी चीजें जो हैं वो इसमें नजर आती हैं। अच्छा, अब ये फॉरेस्ट के अंदर कितनी ही ऐसे आपके पास करेक्टरिस्टिक्स होंगे जो आपकी इकोनॉमी में आपको एक बेहतर केस स्टडी साबित हो सकते हैं, जो आपकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जो है वो इंश्योर कर सकते हैं किसी भी कंट्री की। अब आप मुझे ये खुद बताएं कि जो टॉपिक इंटरप्रिटेशन हमारे जहनों में पहले आ रही थी और जो एक्चुअल टॉपिक इंटरप्रिटेशन है, इसमें जमीन आसमान का फर्क नहीं है। और जब जमीन आसमान का एक फर्क आपको नजर आ जाता, तो आपको अगर टॉपिक इंटरप्रिटेशन नहीं आती होगी तो आपका, डिस्पाइट द फैक्ट कि ग्रामर ठीक हो, डिस्पाइट द फैक्ट आपने रेलेवेंट तो खैर क्या ही लिखना है, आपके अकॉर्डिंग जो इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग रेलेवेंट लिखा हो, आपका ऐसे पास नहीं होता। और यही वजह है कि हम लोग जो टॉपिक इंटरप्रिटेशन पे काम नहीं करते, हम लोग डोमेन्स के पीछे भागते हैं, हम लोग टॉपिक्स के पीछे भागते हैं कि जी ये टॉपिक हम डिस्कस कर लेंगे या इसका इंट्रोडक्शन का रट्टा मार लेंगे, तो हमारे लिए चीज़ें जो हैं वो आसान हो जाएंगी। अच्छा जी, इसी तरह एक और बड़ा अहम टॉपिक है, बड़ा वो कह सकते हैं हम, कह लो या फिर उसको पॉपुलर टॉपिक कह लो, तो ये वो टॉपिक ये है कि जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ। फिर इसी तरह इसी के रिलेटेड एक टॉपिक आया था, सेम डिट्टो टॉपिक था, जेंडर इक्वालिटी कॉलन मिथ और रियलिटी। जी, इसको कैसे इंटरप्रेट करोगे आप लोग? जी, क्या समझते हैं आपके, जेंडर इक्वालिटी मिथ है रियलिटी है, किस तरह आप इस चीज को इंटरप्रेट करोगे, और जेंडर इक्वालिटी को कैसे आप इंटरप्रेट करोगे? जी, महम ने कहा कि इस जेंडर इक्वालिटी अचीवेबल नॉट, जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज वेयर, ओके, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज वेयर, ये जस्ट गिव मी अ मिनट, मेरे ख्याल से ऊपर चला गया मैसेज। अच्छा जी, जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज वेयर स्टिल वुमेन आर कंसीडर्ड लोअर इन स्टेटस एज compared to men. Total gender equality never existed, still is not, but we can minimize the inequality like this. Gender equality is a myth due to socio-economic inequalities. Argumentative essay, the practicality of equality of both genders by good policy this can be achieved. अच्छा जी, आपकी डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस नजर आ गई। पहली इंटरप्रिटेशन जो आई वो ये आई कि जी जेंडर इक्वालिटी जो है वो अभी तक अचीव नहीं कर पाए, हम जेंडर इक्वालिटी को अचीव कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी आपने ज़हन में लिखना है कि बाय वर्ड जेंडर आप क्या समझते हो? जेंडर से टर्म, क्योंकि कुछ लोगों ने मैन और वुमेन की बात की भी की है कि जी जब तक इन दोनों के दरमियान मसाइल हल, इन दोनों के दरमियान इक्वालिटी नहीं आएगी, जेंडर इक्वालिटी नहीं आ सकती। जेंडर के टर्म को भी आप कैसे इंटरप्रेट करते हो, क्योंकि जेंडर इक्वालिटी की बात हो रही है। तो जी, आर्ग्यूमेंट ये है कि यस, एंड देन आई विल गो फॉर सेवरल केस स्टडीज, ओके जी। Qualities between same things. Here, genders are different with different roles. Ideas should be relative to the gender role. अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि रेलेवेंसी का पहला पॉइंट था, क्या इस टॉपिक के अंदर कहीं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की बात की गई है? क्या उन्होंने आपसे ये पूछा कि कैसे जेंडर इक्वालिटी अचीव करनी है?
उन्होंने ये दो चीजें तो आपसे पूछी ही नहीं कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में क्या है या फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर क्या है, या इसको आपने ठीक कैसे करना है। ठीक हो गया। ये तो दोनों बातें पूछी ही नहीं, लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि आप जब इंटरप्रेट कर रहे हो तो आप ये बातें बता रहे हो। फिर अगली बात ये आती है कि जेंडर की जो टर्म है वो क्या है। कुछ लोग अंदर, एक दो ने मेल और फीमेल की बात की, मैन और वुमेन की बात की। तो आपकी जो स्पेसिफिकली जेंडर बेस जेंडर इक्वालिटी है, दैट इज नॉट ओनली, आप इसकी बात नहीं कर सके, दैट इज नॉट रिलेटेड टू मैन एंड वुमेन ओनली। वहां पर आपके पास थर्ड जेंडर्स भी एग्जिस्ट करते हैं। वहां पर आपके पास सिर्फ और सिर्फ आप उसको बाइनरी डिवीजन पर नहीं कर सकते। यही वजह थी कि जब ये टॉपिक आया तो लोगों ने इसको मेल और फीमेल के कॉन्टेक्स्ट में बात की कि जी हम फीमेल्स को मेल के इक्वल कर दें, या इनको इक्विटी पे ले आएं, या वट एवर इक्वालिटी पर ले आएं तो मामला हल हो जाएंगे। नाउ यहां पर ही जब आप जेंडर को ही सही इंटरप्रेट नहीं कर पाए, आपका पूरा ऐसे जाता रहेगा। फिर अगली बात आती है, व्हाट इज जेंडर इक्वालिटी। क्या जेंडर इक्वालिटी सिर्फ ये है कि आप स्पेसिफिकली उसको एज ए अप्लाइड फॉर्म में देखो कि जी सारे लोग इक्वल हैं, मेल फीमेल तमाम जेंडर्स इक्वल हैं, तो इसको आप जेंडर इक्वालिटी कहोगे? कि यहाँ जेंडर इक्वालिटी एक आइडिया भी है, एक कॉन्सेप्ट भी है, एक फिनोमेना का भी नाम है। तो यहाँ पर आपको ये भी देखना पड़ेगा, क्या जेंडर इक्वालिटी से मुराद उसके एक आइडिया है, एक कॉन्सेप्ट है, या उसकी अप्लाइड फॉर्म है। मतलब ये कि अगर आप जेंडर इक्वालिटी एज एन आइडिया लो कि जी जेंडर इक्वालिटी जो है वो आइडिया के तौर पर आप लो, तो वो तो मिथ नहीं है, वो तो एक रियलिटी है कि जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, ये एक आइडिया है। लेकिन आप उसकी अप्लाइड फॉर्म में चले जाओ तो शायद आप कहने की तरफ आओ कि नहीं जी यार, अभी रियलिटी नहीं है, अभी ये मिथ ही है, और ये शायद रियलिटी बने लेकिन फिलहाल ये मिथ है। तो अब इन दोनों इंटरप्रिटेशंस को आपने इस टॉपिक के अंदर इनकलकेट करना है। फिर क्योंकि अगर आप ये लिखते हो ना कि जेंडर इक्वालिटी वो जी मिथ है, रियलिटी नहीं है, तो क्या मिथ है? क्या वो आइडिया मिथ है, या फिर उसकी अप्लाइड फॉर्म मिथ है? और इन दोनों चीजों को आप जब इनकलकेट करोगे तो आपकी टॉपिक इंटरप्रिटेशन ठीक होगी। तो अब आप देखो कि अभी इस सारी डिस्कशन को सुनने के बाद अब आपको ये नजर आया होगा कि एक एक वर्ड टॉपिक का कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो आपने टॉपिक इंटरप्रिटेशन सीखनी है। टॉपिक इंटरप्रिटेशन सीखोगे तो अगली बात होगी, क्योंकि टॉपिक इंटरप्रिटेशन के बिना आप आगे नहीं चल सकते। फिर अगली बात यह है कि आप देखें कि जेंडर इक्वालिटी अगर लॉ का किसी किस्म का वायलेशन होता है, लॉ किसी तरीके से वायलेट किया जाता है, ब्रेक किया जाता है, दैट डजंट मीन कि यार इक्वालिटी तो है ही नहीं। हो सकता है कि फिर इक्वालिटी की जब आप बात करते हो तो कौन सी इक्वालिटी? लीगल इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी, कौन सी इक्वालिटी, या सारी इक्वालिटी? ठीक हो गया। तो फिर इक्वालिटी को आप इक्विटी के सेंस में लोगे या न्यूमेरिक इक्वालिटी के सेंस में लोगे? क्योंकि न्यूमेरिक इक्वालिटी तो ये है कि अगर किसी के पास 10 रुपए हैं, दूसरे के पास 2 रुपए हैं, तो बस अगर देने हैं तो दोनों दोनों को 10-10 दो, वरना ना दो। और जब जरूरत दोनों को 8 रुपए की है। लेकिन इक्विटी क्या है कि अगर किसी के पास 10 रुपए हैं और जरूरत उसे 8 रुपए की है, तो ठीक है, जिसके पास दो है उसको 6 दे दो और बात खत्म हो जाएगी। तो जब आप जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे होते हो, या मेल फीमेल या किसी और जेंडर को इक्वल करने की बात कर रहे होते हो, तो आपका जो इक्विटी का कॉन्सेप्ट है वो भी रेलेवेंट आ जाता है। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं आपने बड़ा खास ख्याल रखना होता है जब आप टॉपिक इंटरप्रेट कर रहे होते हो। ठीक हो गया। ये जी टॉपिक इंटरप्रिटेशन की बात थी। अब हम जरा आगे स्ट्रक्चर पे चले जाते हैं, ऐसे के स्ट्रक्चर पे थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने काफी सारी चीजें जो हैं इसके अंदर जो है वो डिस्कस करनी है, ताकि हमारे से कोई चीज जो है वो मिस ना हो। अच्छा जी, स्ट्रक्चर भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जरूर है, क्योंकि इसमें काफी सारे जो मिथ्स हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। इसके बारे में काफी सारी मिसकंसेप्शंस भी एग्जिस्ट करती हैं कि जी स्ट्रक्चर तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर के बिना काम नहीं चल सकता, स्ट्रक्चर जिसका खराब होगा वो ऐसे जो है वो पास करने से शायद कासर रह जाएगा। एक बड़ी बात है, एडवाइस है, वो समझ लें, मैंने भी यही चीज, यही एडवाइस फॉलो की थी, और वो ये थी कि आपके ऐसे के अंदर चार चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। वो होंगी
आपके ऐसे के स्ट्रक्चर को कोई मसला नहीं है। नंबर वन, आउटलाइन होनी चाहिए। ये वो चीजें हैं जो बड़ी बेसिक चीजें हैं, आपको पता होंगी कि नंबर वन आउटलाइन होनी चाहिए। आपका पहला जो पैसेज है वो इंट्रोडक्शन, पैराग्राफ जो है वो इंट्रोडक्शन होना चाहिए। अंदर बॉडी पैराग्राफ्स हों, और एंड पे आपका क्या होगा, कंक्लूजन होगी। ठीक हो गया। ये चार चीजें आपके ऐसे का स्ट्रक्चर हैं, इसके अलावा कोई चीज जरूरी नहीं है। हाँ, इंट्रोडक्शन के अंदर कुछ आगे चीजें हैं, फॉर एग्जांपल जैसे थीसिस स्टेटमेंट आपके इंट्रोडक्शन के एंड पे होती है, उसकी ये कुछ ऐसी चीजें हैं। कंक्लूजन के में भी थीसिस स्टेटमेंट लिखी जाती है, लेकिन उसके चेंज किया जाता है। बट जो मेन मेन चीजें हैं वो यही हैं, आउटलाइन, इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ और कंक्लूजन। इस चीज से हरगिज फर्क नहीं पड़ता, मैं दोबारा ये चीज रिपीट कर रहा हूँ, कि आपने फ्रेज फॉर्म में लिखा या आपने सेंटेंस फॉर्म में लिखी आउटलाइन, दोनों ठीक हैं। आपने उसकी सब हेड्स बनाए या सब हेड्स नहीं बनाए, कोई मसला नहीं है। केस इन स्टडी दिया नहीं दिया, कोई मसला नहीं है। ये तमाम के तमाम स्ट्रक्चर्स ठीक हैं, इस बात पे कभी भी आप फेल नहीं किए जाओगे कि आपका स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है। इन द सिमिलर वे, इंट्रोडक्शन के अंदर आप जो स्टार्टर्स होते हैं, जिनको कहते हैं अटेंशन ग्रैबर्स, जिसको आप पहली लाइन लिख बताते हो कि जी आपका जो इंट्रोडक्शन है दैट मस्ट बी एन अटेंशन ग्रैबर। अब कुछ मेंटोर्स ये कहते हैं कि आप स्टोरी लिखो, किसी रैंडम स्टोरी को लिंक कर दो इसके साथ, या फिर कोई इवेंट को रेफर कर दो। कुछ कोटेशन की बात करते हैं, कुछ कहते हैं किसी फैक्ट के साथ चले जाओ, कोई कहते हैं नहीं जी कोई जर्नल स्टेटमेंट के साथ चले जाओ। ये तमाम के तमाम तरीके ठीक हैं, एज फar एज दे आर रेलेवेंट। रेलिवेंसी इज द थिंग। अब फॉर एग्जांपल आपका गवर्नेंस के ऊपर ऐसे आया हुआ है, आप उसके अंदर जेंडर के ऊपर कोटेशन दे के स्टार्ट कर रहे हो, तो वो ऐसे आपका अल्टीमेटली उधर ही फेल हो जाएगा, वो उससे आगे जाएगा ही नहीं। फिर इन द सिमिलर वे, बॉडी पैराग्राफ्स की बात है तो बॉडी पैराग्राफ का बड़ा एक प्योर स्ट्रक्चर है। पैराग्राफ का स्ट्रक्चर हम बड़े ध्यान से डिस्कस करेंगे, इस पे हम जरा डिटेल में बात करेंगे। और लास्टली कंक्लूजन। कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन एक किस्म के अपने एक दूसरे के रेप्लिकाज होते हैं। ये ऐसे समझ लो कि एक दूसरे की मिरर इमेजेस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर इंट्रोडक्शन ऐसे चल रहा है तो बात वही होगी, कंक्लूजन इससे उल्टा चलेगा। ये हम इसी पे भी डिस्कशन करेंगे, तो आपको आइडिया होगा कि ये कोई इतना वो चीज़ नहीं है जिसको हमने हवा बनाया हुआ है। जो चीज़ें फोकस करने वाली हैं हम उस चीज़ पे फोकस नहीं करते, और हम उस चीज़ के ऊपर टाइम वेस्ट करते रहते हैं, या उस चीज़ को अटेंशन देते रहते हैं जो शायद इतनी इंपॉर्टेंट ही नहीं है। ठीक हो गया जी। तो हमने टॉपिक सेंटेंस को टॉपिक सॉरी टॉपिक इंटरप्रिटेशन को देखा, कि टॉपिक इंटरप्रिटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 95% आपके ऐसे का पास या फेल होना इस चीज़ से डिसाइड होता है कि आपने टॉपिक इंटरप्रेट इंटरप्रेट ठीक किया है या नहीं किया। फिर बाकी 5% आपके हाथ में गेम होती है, कि जी आप टॉपिक ठीक इंटरप्रेट कर जो, उस पर अच्छी आउटलाइन बना दो, और अंदर ग्रामेटिकल एरर्स ना करके आओ, रेलेवेंट लिख कर आओ, तो आपका ऐसे जो है वो फेल नहीं होगा, वो डेफिनेटली वो पास की तरफ जाएगा। उसके बाद हमने ये भी दूसरी कंक्लूजन हमने ये देख ली कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अनलेस एंड अनटिल ये सारी चीजें उसमें आपके हिस्से के अंदर अवेलेबल हैं। तो इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि आपकी आउटलाइन किस चक्कर में है, फ्रेजल फॉर्म है, सेंटेंस बेस्ड है, साइंटिफिक आउटलाइन है, जैसे भी है उसके अंदर सब हेड्स हैं, केस इन स्टडीज हैं, थीसिस स्टेटमेंट जो है वो इंट्रोडक्शन आउटलाइन से भी पहले लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई, या आउटलाइन के अंदर थीसिस स्टेटमेंट डालनी है, ये इन दोनों से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंट्रोडक्शन के लास्ट के ऊपर थीसिस स्टेटमेंट लाजमी होनी चाहिए। फिर इसी तरह बॉडी पैराग्राफ्स हम डिस्कस करेंगे और कंक्लूजन की तरफ जाएंगे। अच्छा जी, इसके बाद आता है, अच्छा यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आपका तो आप पूछ सकते हैं, आपके पास 5 मिनट है क्वेश्चन करने कर लें, फिर हम आगे थीसिस स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। जी यहाँ तक, अभी तक मतलब आपको स्ट्रक्चर के रिलेटेड या टॉपिक इंटरप्रिटेशन के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो।
टॉपिक इंटरप्रिटेशन इज डिफिकल्ट बिकॉज जो इंटरप्रिटेशन है ना वो बुशरा वही बात होगी, मैंने आपसे कहा थीसिस स्टेटमेंट में अभी पढ़ा रहा हूँ, जो आप उससे पहले जो टॉपिक्स पढ़े हैं उसमें से क्वेश्चन कर लें। टॉपिक इंटरप्रिटेशन इज डिफिकल्ट, इसका सिर्फ हल ये है कि आप इसको प्रैक्टिस करो, वैल्यूएट कराओ। और जैसे आप प्रैक्टिस करना शुरू करोगे तो वो आपकी टॉपिक इंटरप्रिटेशन ठीक हो जाएगी। वो इसमें बड़ा जो वो बात है ना कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो वो बात है, आप बार बार इसको प्रैक्टिस करो। इस पे देखो, पिछले पास पेपर्स उठाओ 20 सालों के, 25 सालों के, देखो कि टॉपिक कैसे आया, उसकी इंटरप्रिटेशन कैसे है। लेकिन इसमें हरगिज उन जो की बुक्स हैं या वो जो किताबें अवेलेबल हैं ना मार्केट के अंदर जिनमें आउटलाइंस पहले से बनी हुई हैं और वो सारी चीजें हुई हैं, उनके हत्थे नहीं चढ़ना, उसमें भी गलत इंटरप्रिटेशंस दी हुई हैं। तो ये चीजें जो है ना, इसको जैसे वो था कि फेमिनिज्म इज ओनली थर्ड वर्ल्ड इशू, के पता नहीं इस तरह का टॉपिक आया था, तो इज रियली अ थर्ड वर्ल्ड इशू, तो वो टॉपिक भी, उसकी भी इंटरप्रिटेशंस गलत दी हुई हैं, उसकी आउटलाइन ही गलत लिखी हुई है। जी नसीर विल बी डिस्कसिंग दैट इन अ व्हाइल, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। बताएं जी कौन से टॉपिक इंटरप्रेट, हाँ 2023 का मैं आपको टॉपिक बताता हूँ, आप देखेंगे उसकी इंटरप्रिटेशन में भी मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। एक टॉपिक था ऑनलाइन लर्निंग के ऊपर। वो टॉपिक अगर आप में से कोई बंदा मुझे शेयर कर दे, इट वाज अ लेंथी टॉपिक, मैं भी सर्च करता हूँ अगर मुझे मिलता है तो। वो ऑनलाइन लर्निंग थी और ट्रेडिशनल क्लासरूम इंस्ट्रक्शन था। उसकी इंटरप्रिटेशन भी 95% लोगों ने गलत की होगी। जी किसी के ज़हन में है वो टॉपिक? बॉयज विल बी बॉयज। अच्छा जी, वो टॉपिक ये था कि क्लास ऑनलाइन लर्निंग इज नॉट ओनली कन्वीनियंट बट ऑफन मोर इफेक्टिव देन ट्रेडिशनल क्लासरूम इंस्ट्रक्शन। मैं लिख भी देता हूं कि ऑनलाइन लर्निंग is not only convenient but also but often more effective than traditional classroom instruction। अब आपकी पहली नजर पड़ेगी ना इस टॉपिक पे, आपको सबसे पहले ज़हन में क्या बात आ रही है कि ये कौन से दो मोड्स हैं जिनके दरमियान आपस में ये कंपैरिजन ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं? एक तरफ ये है और दूसरी तरफ मैं एक और टॉपिक लिख देता हूँ आपके लिए, चलें। जी, अब मुझे ये बताएं कि क्या ये दोनों टॉपिक सेम है? ये 2023 के अंदर टॉपिक आया हुआ था। जो सुंदस ने कहा बिल्कुल, वर्चुअल एंड फिजिकल मोड ऑनलाइन लर्निंग ने ना सिर्फ कन्वीनियंट है बल्कि इफेक्टिव भी है। जी, अब मुझे ये बताएं कि आप ऑनलाइन लर्निंग को कैसे डिफाइन करते हैं और आप ट्रेडिशनल क्लासरूम इंस्ट्रक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं। अगली बात तो फिर बाद में करते हैं कि कन्वीनियंट है या नहीं है। जी, मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज ऑनलाइन लर्निंग तो आप क्या कहते हो? एग्जैक्टली, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन लर्निंग एंड ऑनलाइन एजुकेशन। तो इस टॉपिक को जब हमने इंटरप्रेट किया, आप देखिएगा जब अभी भी आप पूछे ना आपके पास, मैं तो अक्सर ये यूट्यूब पे देखता हूँ तो काफी ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने इसको बताया कि जी ये तो सिंपल बड़ा आसान सा टॉपिक आ गया था, ये तो ऑनलाइन लर्निंग, ऑनलाइन एजुकेशन और फिजिकल एजुकेशन पे क्वेश्चन टॉपिक था, हालांकि ऐसा नहीं था।
ठीक हो गया। ये जो फिजिकल क्लास और ऑनलाइन एजुकेशन का फर्क नहीं है, आपको समझने की जरूरत है कि उसने ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन नहीं बोला। उसने, हम जो ऑनलाइन क्लासेस अभी जो मैं क्लास दे रहा हूं आपको, दैट इज नॉट ऑनलाइन लर्निंग। ये ऑनलाइन लर्निंग का एक जरिया जरूर हो सकता है, ये उसका एक मोड जरूर हो सकता है, उसका एक एलिमेंट जरूर हो सकता है, लेकिन सिर्फ यही ऑनलाइन लर्निंग नहीं है। ऑनलाइन लर्निंग आपकी फॉर्मल भी हो सकती है, वो आपकी इनफॉर्मल भी हो सकती है, वो किसी आप किताब पढ़ते, सॉरी आप ऑनलाइन कोई रिसर्च पेपर पढ़ते हो वो भी हो सकती है, फेसबुक पे आपको कुछ नजर आता है तो वो भी हो सकता है। और इसके लिए जरूरी नहीं है कि वो डिलीवरी हो, डिलीवरी इसके लिए जरूरी नहीं होती। इसके लिए स्पेसिफिकली, ये बड़ी मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ कि ये जरूरी नहीं है कि आपको कोई टीचर पढ़ा रहा है तो ही वो ऑनलाइन लर्निंग है, आप पैसिवली भी वो ऑनलाइन लर्न कर रहे होते हो। फॉर एग्जांपल आप फेसबुक यूज कर रहे हो, आपके सामने नजर आ गया कि जी अच्छा जी कुछ भी के जी पानी पीने का तरीका ये है, या फिर जी आप कहोगे कि जी अगर फॉर एग्जांपल आपको ब्लड प्रेशर का इशू है तो आप ये चीजें करो तो आप ठीक हो जाओगे, दैट इज ऑल्सो ऑनलाइन लर्निंग। आपको कुछ और चीजों की समझ आती है, दैट इज ऑल ऑल्सो ऑनलाइन लर्निंग। तो ऑनलाइन लर्निंग इज नॉट बेसिकली रिस्ट्रिक्टेड टू द फॉर्मल एजुकेशन ओनली। सो पहला जो हमने गलती की इस टॉपिक को इंटरप्रेट करते हुए, वो हमने क्या किया, हमने इस चीज को सिर्फ और सिर्फ रिस्ट्रिक्ट कर दिया ऑनलाइन एजुकेशन पे, क्योंकि वजह ये थी कि हम पिछले 2-4 सालों से कर ही रहे थे। और जब हम कर रहे थे ये, तो हमें यही लगा कि अब ये तो सवाल आ गया ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन के ऊपर। फिर आ गया ट्रेडिशनल क्लासरूम इंस्ट्रक्शन। जब ट्रेडिशनल क्लासरूम इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले ये लगा कि यार ट्रेडिशनल क्लासरूम इंस्ट्रक्शन की बात है, दैट मीन्स फिजिकल एजुकेशन, कि जी ये तो पक्की बात है कि जी ऑनलाइन एजुकेशन और फिजिकल एजुकेशन का आपस में डिफरेंस। हालांकि नहीं, एक टॉपिक आया था आज से कुछ साल पहले, क्लासरूम्स डिसाइड द फ्यूचर ऑफ अ नेशन। चलें वो भी इसके साथ ही इंटरप्रिटेशन आ जाएगी। क्लासरूम्स डिसाइड द फ्यूचर ऑफ अ नेशन। इसमें भी काफी लोग फेल हुए थे, और वजह यह थी कि हमने क्लासरूम्स को गलत इंटरप्रेट किया। लोगों ने इसको समझा कि जी ये तो एजुकेशन है, तो ये इसका मतलब ये हुआ कि एजुकेशन जो है वो ज्यादा कर दो, फ्यूचर अच्छा हो जाएगा, एजुकेशन कम कर दो, फ्यूचर जो है वो जाता रहेगा, ब्लीक हो जाएगा। अब हालांकि क्लासरूम्स डिसाइड द फ्यूचर ऑफ अ नेशन से मुराद क्लासरूम का इन्वायरमेंट था, द थिंग्स विच वी लर्न ड्यूरिंग क्लासरूम। फॉर एग्जाम्पल हम इंटरेक्ट करना सीखते हैं, हम लर्न करना सीखते हैं, हम टॉलरेट करना सीखते हैं, हमारी करैक्टर बिल्डिंग होती है, हम एक दूसरे से बात करना सीखते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर सीखते हैं, हम एक सोसाइटी में, एक कम्युनिटी में रहना सीखते हैं, दूसरों की रिस्पेक्ट सीखते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सीखते हैं, और इसके अलावा काफी सारी चीजें सीखते हैं। हम ये जो तमाम के तमाम क्वालिटीज हैं या फीचर्स हैं क्लासरूम्स के, ये उससे मुराद था कि दी फ्यूचर ऑफ नेशन ये डिसाइड करता है। अब वापस आ जाओ, इसी तरह ये जो टॉपिक था ये वही क्लासरूम्स डिसाइड द फ्यूचर ऑफ अ नेशन वाली बात है, ट्रेडिशनल क्लासरूम इंस्ट्रक्शन। यहां से मुराद सिर्फ फिजिकल एजुकेशन एज अ मोड नहीं था, यहां से मुराद ट्रेडिशनल क्लासरूम इंस्ट्रक्शन इस तरह था कि आप क्लास में क्या सीख रहे हो, आप क्या ऑनलाइन लर्निंग के थ्रू आप टॉलरेट करना सीखते हो, क्या आप ऑनलाइन लर्निंग के थ्रू आपस में कॉपरेशन सीखते हो, क्या आप ऑनलाइन लर्निंग की तरह एक दूसरे के साथ सर्वाइवल सीखते हो, क्या आपकी उस तरह ऑनलाइन लर्निंग से करैक्टर बिल्डिंग हो रही है, क्या ऑनलाइन लर्निंग मिस इन्फॉर्मेशन नहीं फैला रही। तो अब आपका सोचने का नजरिया, जब आपने टॉपिक इंटरप्रिटेशन ठीक कर ली, अब आपका सोचने का नजरिया जो है वो बदल गया। फिर एक और बड़ी मिसकंसेप्शन है कि जी ये कहा जाता है कि जो क्वेश्चन आपको दिया, जो टॉपिक दिया जाए, आपने उसके उल्टा नहीं जाना। फॉर एग्जाम्पल अगर टॉपिक ये है ना कि ऑनलाइन लर्निंग इज नॉट ओनली कन्वीनियंट बट ऑफन मोर इफेक्टिव देन ट्रेडिशनल क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, आप कहोगे कि जी जी ऐसा ही है, कि ऑनलाइन लर्निंग जो है वो ना सिर्फ कन्वीनियंट है बल्कि इफेक्टिव भी है। मैं आपको
अगेन ये बात बता रहा हूं कि इट इज अ मिथ कि आप टॉपिक को निगेट नहीं कर सकते। आप कर सकते हो, ये डिबेटेबल टॉपिक है, आप कर सकते हो। आप कह सकते हो कि जी ऑनलाइन लर्निंग ठीक है जी। अगर मैं इसकी इंटरप्रिटेशन करता तो मैंने ये करनी थी कि ऑनलाइन लर्निंग जो है वो कन्वीनियंट तो जरूर है, इसमें कोई शक नहीं है, वो शॉर्ट टर्म उसके इम्पैक्ट्स भी हैं, लेकिन वो जो ट्रेडिशनल क्लासरूम इंस्ट्रक्शन है उस जितनी वो इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी टर्म ऑफन का इस्तेमाल किया है उसने, तो हमें लिवरेज तो वो टॉपिक में भी दे रहा है। तो मैं ये कहता कि ये इतनी इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि इसके अंदर काफी सारी ऑनलाइन लर्निंग में अभी भी फॉल्ट लाइंस हैं, और इसको ये जरूर एक सब्स्टिट्यूट के तौर पर तो काम कर सकती है, लेकिन उसको रिप्लेस नहीं कर सकती। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जो नीचे मैंने टॉपिक लिखा था इसका ऊपर वाले टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है। तो ये टॉपिक इंटरप्रिटेशन जो है ये इसी तरह इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने टॉपिक इंटरप्रिटेशन गलत कर दी तो समझो आपका ऐसे गया। ओके जी, चलें ये वाले जो, बट दिस टॉपिक इज इन फेवर ऑफ ऑनलाइन लर्निंग इफ वी निगेट हाउ टू स्टार्ट सच अच्छा। आप बताओ, आप बोलो कि सिंपली पहले बताओ कि जी अगर आप निगेट करना चाह रहे हो तो आपके पास आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए। आप बताओ कि कन्वीनियंस क्यों, कन्वीनियंट क्यों है ये, कि जी असेसिबिलिटी देती है, इससे कॉस्ट इफेक्टिव है, इससे जी अगर क्राइसिस सिचुएशन आ जाती है उसमें ये काम दे सकती है, ये इनइक्वालिटी नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती किसी किस्म की भी लोगों के दरमियान। और आप कहते हो जी इफेक्टिव किस तरह है, इफेक्टिव इस देखा है कि जी ये इफेक्टिव इतनी नहीं है जितनी, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, मैं कहूंगा कि जी फिजिकल जो इंस्ट्रक्शन है वो ज़्यादा इफेक्टिव है। कैसे? मैं कहूंगा जी आपके पास वर्बल और नॉन वर्बल दोनों कम्युनिकेशन का आपको मिलता है। नंबर टू, आपको मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन से बचत हो जाती है, आप एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना सीखते हो, टॉलरेंस आपके अंदर आ जाती है, आपके अंदर क्लास के डिसिप्लिन के थ्रू आपको कम्युनिटी का सर्वाइवल आ जाता है। तो ये डिफरेंट आपके पास हो सकते हैं आर्ग्यूमेंट्स, आप ये सारे के सारे इस्तेमाल कर सकते हो। तो जिस तरह आपने दूसरा टॉपिक शुरू करना है इसी तरह ये भी टॉपिक शुरू हो जाएगा। अच्छा जी, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज थीसिस स्टेटमेंट। बड़ा बहुत हवा बना हुआ है थीसिस स्टेटमेंट का कि पता नहीं थीसिस स्टेटमेंट क्या बला है। थीसिस स्टेटमेंट एक बड़ी सिंपल सी बात करती है, कोई इसमें दो पांच 15 चीजें नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सीधी सीधी बात है। आपने जो टॉपिक इंटरप्रेट किया उसमें आपका स्टांस क्या है, ये चीज आपकी थीसिस स्टेटमेंट से रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। ठीक है जी, क्या चीज रिफ्लेक्ट करनी चाहिए कि आपका उस टॉपिक के ऊपर स्टांस क्या है, प्लस आपने थोड़ा सा डायरेक्शन शो करनी होती है कि भाई मेरा ऐसे किस तरह चलेगा। तो दो चीजें स्टांस प्लस डायरेक्शन मिलके आपकी थीसिस स्टेटमेंट बनाती हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमने एक टॉपिक डिस्कस किया और टॉपिक ये था कि जी ऑनलाइन लर्निंग इज नॉट ओनली कन्वीनियंट बट ऑफन मोर इफेक्टिव देन ट्रेडिशनल क्लासरूम इंस्ट्रक्शन। अब कुछ लोग आप में से इस चीज से एग्री करेंगे, आपको आप कहेंगे नहीं जी बात ठीक है, ऑनलाइन लर्निंग जो है वो कन्वीनियंट भी है और इफेक्टिव भी है। कुछ कहेंगे कि नहीं जी ना कन्वीनियंट है ना इफेक्टिव है। कुछ कहेंगे नहीं जी ठीक है जी कन्वीनियंट तो है लेकिन इफेक्टिव नहीं है। ये स्टांस है आपके, इसको कहते हैं स्टांस। थीसिस स्टेटमेंट के अंदर आपका स्टांस नजर आना चाहिए, और वो ये ऐसे भी नहीं शो करना कि यस नो। कुछ लोग कहते हैं कि जी आप डायरेक्टली जी ऐसे कर दें, यस नो। मैं फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी जेंडर इक्वालिटी मिथ और रियलिटी आपको, या मैं कहूँ कि जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ, आपको यस जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ। ये नहीं करना, बच्चे नहीं हो आप। आपने एक प्रॉपर एक स्टेटमेंट बनानी है जिससे रिफ्लेक्शन ये आ रही हो कि आपका स्टांस क्या है, और थोड़ी सी आपको डायरेक्शन भी शो करनी। फॉर एग्जांपल अगर आप इसकी बात करो, आप इसकी ऐसे बना सकते हो, मैंने जो स्टांस, मैं अभी स्टांस की बात कर रहा था, फॉर एग्जांपल मैं स्टांस ये लिया कि जी मैंने, जी ऑनलाइन लर्निंग जो है वो कन्वीनियंट जरूर है लेकिन वो इफेक्टिव नहीं है। तो मैं इसकी थीसिस स्टेटमेंट ये बना सकता हूँ जैसे कि देयर इज नो डाउट इन द कन्वीनियंस एंड शॉर्ट टर्म इफेक्टिविटी प्रोवाइडेड बाय द ऑनलाइन लर्निंग। However, the fault lines in online learning and advantages of traditional classroom instruction over it make it a viable substitute to traditional learning, not a replacement या cannot replace it। अब मेरी पहली लाइन में ही इस चीज का अंदाजा हो जाएगा एग्जामिनर को कि ये बात भाई इसका स्टांस क्या है, ये मानता क्या है इस टॉपिक के रिलेटेड।
फॉर एग्जाम्पल क्या लाइन थी वो? लाइन तो सीधी सी थी कि देयर इज नो डाउट इन दी कन्वीनियंस एंड शॉर्ट टर्म इफेक्टिविटी प्रोवाइडेड बाय ट्रेडिशनल ऑनलाइन लर्निंग, बट fault lines in online learning make it a viable substitute to traditional learning, not a replacement. तो मुझे ये साफ जाहिर हो गया इस, ये मैंने सीधा भी नहीं बोला, मैंने ये भी नहीं बोला कि नहीं जी ऑनलाइन लर्निंग कन्वीनियंट है बट इज नॉट इफेक्टिव, ऐसे तो नहीं बोला। लेकिन मेरी ये स्टेटमेंट पढ़ने से या मेरी स्टेटमेंट ये सुनने से आपको ये अंदाजा हो गया कि सर का ये स्टांस है कि जी ऑनलाइन लर्निंग कन्वीनियंट तो है बट वो इफेक्टिव नहीं है क्योंकि इसकी शॉर्ट इफेक्टिविटीज हैं और इसके अंदर कुछ फॉल्ट लाइंस हैं। ये जो चीजें हैं ना कि क्यों नहीं है या मेरा स्टांस ये क्यों है, वो स्टांस वो चीज है डायरेक्शन। और डायरेक्शन भी आपने सारी की सारी बातें नहीं बतानी होती जो आपने बाद में आउटलाइन में डिस्कस करनी है, ठीक है? तो ये डायरेक्शन आपकी जस्ट एक रिफ्लेक्शन होती है कि आपने इस स्टांस को कैसे सब्स्टिट्यूट करना है, आपने इस स्टांस को कैसे सपोर्ट करना है। तो थीसिस स्टेटमेंट इज ऑल अबाउट स्टांस एंड डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ। कुछ कहते हैं कि जी जेंडर इक्वालिटी मिथ है, कुछ कहते हैं जी जेंडर इक्वालिटी जो है वो एक रियलिटी है। अब मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल कि जी जेंडर इक्वालिटी को अगर आप एज एन आइडिया लो तो ये एक रियलिटी है, जबकि जब आप उसको प्रैक्टिकल सेंस में देखते हो या अप्लाइड फॉर्म में देखते हो तो वो अभी रियलिटी तो नहीं कह सकते बट वो उसको आप जो है वो टोटली एक मिथ भी नहीं कह सकते। तो अब मैं इसको प्रॉपरली बोलूंगा कि भाई इफ वी टेक या जेंडर इक्वालिटी एज एन आइडिया is reality. However, gender equality when we see it in an applied form तो हम उसको कहीं ग्रे एरिया में रखते हैं या बिटवीन, या मैं ये भी स्टांस ले सकता हूँ कि ठीक है जी वो एज अ अप्लाइड सेंस में अगर बात करो तो वो मिथ है, अगर आइडिया में बात करो तो वो एक रियलिटी है। आप में से कोई बंदा कहेगा नहीं जी हम आइडिया की बात ही नहीं करेंगे, हम अप्लाइड पे बात करेंगे, तो आपको कि जेंडर इज इक्वालिटी इज अ मिथ बिकॉज ऑफ पेट्रियार्कल नॉर्म्स, दिस दो तीन डायरेक्शंस बता दो या एक डायरेक्शन बता दो या कुछ जनरल एग्जाम जनरल जनरलाइज्ड पॉइंट ऑफ व्यू दे दो या जनरलाइज्ड जो एक वर्ड होता है वो दे दो। अगर जनरलाइजेशन नहीं करनी लेकिन जनरलाइज दे सकते हो। Do we have to take to be on one side or it's okay to discuss pros cons of both that is justifying them equally like being neutral? No, stance is never neutral. Stance should be very clear. ये नहीं करना कि अच्छा जी आप फॉर एग्जांपल वही टॉपिक है कि जी आप जेंडर इक्वालिटी मिथ और रियलिटी आप करो कि जी जेंडर इक्वालिटी जो पहले आपको कि जी मिथ है फिर आपको रियलिटी है, तो ये दोनों साइडों से काम नहीं चलता, आपको एक साइड लेनी पड़ती है कि भाई ये है। इस चीज स्टेटमेंट कंसिस्ट, हाँ ये दो पार्ट्स है ना स्टांस और डायरेक्शन, ये जनरल नजर नहीं आते लेकिन आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि ये दो चीजें नजर आनी चाहिए। डायरेक्शन ना भी नजर आए तो इट्स ओके, स्टांस जरूर नजर आना चाहिए थीसिस स्टेटमेंट में कि ये थीसिस स्टेटमेंट में मेरा स्टांस नजर आ रहा है कि वो जो टॉपिक है उसके ऊपर मेरा ये स्टांस है। दैट इज ऑल अबाउट थीसिस स्टेटमेंट। इसके अलावा थीसिस स्टेटमेंट में कुछ नहीं है। और इसकी असल जगह आपके इंट्रोडक्शन के आखिरी आखिर पे होती है और आपकी कंक्लूजन के शुरू में होती है। ये दो जगहें इसकी फिक्स हैं, इंट्रोडक्शन के एंड पे, कंक्लूजन के स्टार्ट में। इसके अलावा जिधर लिखना है लिखो, नहीं लिखना ना लिखो, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ना ही उसके कोई एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं ना उससे कोई मार्क्स कटते हैं। ये दो पॉइंट्स पे आपको लिखना कंपलसरी है थीसिस स्टेटमेंट, इंट्रोडक्शन के एंड पे और कंक्लूजन के शुरू में। Okay, ji. Any questions regarding thesis statement? Then we'll move to the outline. थीसिस स्टेटमेंट को हाईलाइट कर नहीं, देयर इज नो नीड फॉर दैट। सिंपल, उसको पहले ही पता है, एग्जामिनर को पता है कि थीसिस स्टेटमेंट की जगह क्या है। अगर इंट्रोडक्शन की आखिरी लाइन आपकी थीसिस स्टेटमेंट नहीं होगी तो इसका मतलब ये है कि कोई और लाइन होगी और उस लाइन को वो आपकी थीसिस स्टेटमेंट बनेगा, मतलब समझेगा। और वो अगर कोई और लाइन आपकी जनरल लाइन हुई और आपकी वो थीसिस स्टेटमेंट ना हुई उधर लिखी हुई तो वो समझेगा कि इसने थीसिस स्टेटमेंट गलत बनाई है, वो काट देगा। इट्स, मैं आपको बता रहा हूं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि दो जगह पे लिखनी जरूरी है, इंट्रोडक्शन के एंड पे, लास्ट पे, और कंक्लूजन के बिल्कुल स्टार्ट में। इसके अलावा इंट्रोडक्शन आप आउटलाइन के अंदर थीसिस स्टेटमेंट लिखो, इससे ऊपर लिखो, वो आपकी मर्जी है, उससे कोई ममानत नहीं है। लेकिन यहाँ दो जगहों पर ये लिखनी जरूरी है।
उसके अलावा आप अगर लिखते हो अपनी आउटलाइन के अंदर तो उससे कोई मसला नहीं है। आउटलाइन से भी ऊपर लिखना चाह रहे हो अलग से, तो वो आप जो है उधर लिख लो। लेकिन ये जो दो जगह हैं ये जरूर, उसामा, आई एम कमिंग टू दैट। तो ये जो दो जगह हैं यहाँ पर तीसरी स्टेटमेंट लिखनी बड़ी जरूरी है, और ये लिखनी आपको पड़ेगी, क्योंकि अगर आप नहीं लिखोगे, कुछ और लिखा हुआ वहां पर, तो वो समझेगा कि यही इसकी तीसरी स्टेटमेंट है, तो उसको हाईलाइट करने की जरूरत भी नहीं होती। जी, एनीथिंग एल्स रिगार्डिंग थीसिस स्टेटमेंट? नो। हीर आपका जो इंट्रोडक्शन में लिखोगे आप एंड पे, वो एग्जैक्टली वही होगी जो आप बना रहे हो। बट जब आप दूसरी साइड पे चले जाते हो, कंक्लूजन में चले जाते हो, तो आपने उसको एग्जैक्टली नहीं लिखना होता, थोड़ा सा ऊपर नीचे करके, आइडिया बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, वर्ड्स ऊपर नीचे करके आपने कंक्लूजन में लिखना होता है। असमा नहीं देनी होती, देयर इज नो नीड फॉर दी हेडिंग ऑफ द थीसिस स्टेटमेंट, उसे पता है कि थीसिस स्टेटमेंट किधर है। अगर आप इंट्रोडक्शन में के अलावा कहीं और ऊपर लिखना चाह रहे हो, आउटलाइन से भी ऊपर लिखना चाह रहे हो, कुछ लोग आउटलाइन से भी ऊपर लिखते हैं तो स्टेटमेंट, तो फिर शायद आप एडिंग दे लो तो इट्स ओके। लेकिन इंट्रोडक्शन के दरमियान में कहीं एडिंग ना देते रहना। ओके जी। सो नेक्स्ट पॉइंट इज आउटलाइन। if we are not writing the statement in the start of intro, then what we should write in the intro? साजिद, आई एम कमिंग टू दैट। आई एम बेसिकली, मैं आपको इंट्रोडक्शन के पूरे ऐसे डिवाइड करके बताऊंगा कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है। ठीक है। और थीसिस स्टेटमेंट जो है वो शुरू में लिखी नहीं जाती, थीसिस स्टेटमेंट लिखी ही इंट्रोडक्शन के एंड पे जाती है। इसके अलावा आप आउटलाइन में लिखनी है तो लिख लो, आप आउटलाइन से पहले अलग से हेडिंग बना के लिखनी है तो लिख लो, वो भी कुछ मेंटोर जो हैं वो कहते हैं कि लिख लो, तो वो उसमें कोई ममानत नहीं है आपकी, अगर दिल कर रहा है तो वो आप लिख सकते हो। अच्छा जी, आउटलाइन की तरफ आते हैं हम जी। अच्छा जी, आउटलाइन से पहले हमें एक और बात समझने की जरूरत है, और वो ये है कि आपके कितने आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए। ठीक है जी। आर्ग्यूमेंट, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स कितने होने चाहिए, कि जी आपको कुछ लोग कहते हैं कि जी 17 से 18 होने चाहिए, कुछ कहते हैं जी 9 से 10 भी हो जाएं तो खैर है, इट डजेंट मैटर एट ऑल। मैंने अपने तमाम एसेज के अंदर 12 से 13 आर्ग्यूमेंट्स दिए थे, इसके अलावा मैं इससे ज्यादा नहीं दिए किसी में भी। एक में शायद 11 भी दिए थे, और 12 से 13 आर्ग्यूमेंट्स, मैक्स 12 से 13। ये मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूँ, आप 11 या 12 आर्ग्यूमेंट्स तक भी अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। कोई अगर 17 18 भी लिखना चाह रहा है तो वो लिख सकता है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपकी अपनी मर्जी है कि आप जो मर्जी करो अपने आर्ग्यूमेंट्स के साथ, आप 12 13 लिखो, 11 12 लिखो, 17 18 लिखो, 9 10 लिखो, दैट डजेंट मैटर एट ऑल। ठीक हो गया। और पेजेस भी अगेन वही बात है कि पेजेस डजंट मैटर। व्हाट एक्चुअली मैटर्स इज कि जी आपने इतनी लेंथ लिखी हुई हो जो रेलेवेंट है। फॉर एग्जांपल, मैं आपको बताता हूँ तरीकाकार क्या होता है ये। फॉर एग्जांपल, आपका जो होता है ना इंट्रोडक्शन, वो अमूमन इट शुड बी ऑफ 1.5 पेज। इन द सिमिलर वे योर कंक्लूजन शुड बी ऑफ 1.5 पेज। दैट इज अप्रोक्सीमेट, कि मैंने ऐसे डिवाइड किया हुआ था। अपनी आप अपने ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इतना अप्रोक्सीमेट होना चाहिए। लेकिन ये तब होना चाहिए जब आपका जो पैराग्राफ है दैट इज ऑफ 0.5 पेज। ठीक हो गया। मैं आता हूँ पीएमएस की तरफ भी आ रहा हूँ। तो ये जब होगा ना, फॉर एग्जाम्पल, इसका ये फायदा होगा कि आपके पेपर के अंदर एक प्रॉपर कोहेरेंस नजर आएगी, कि आपके हर 4 आर्ग्यूमेंट्स के बाद या 5 आर्ग्यूमेंट्स के बाद आप नए पेज से शुरू कर रहे होगे। तो ये आप जब, अगर फॉर एग्जांपल आप जी 12 आर्ग्यूमेंट्स लिख रहे हो, तो आप 0.75 पेज पे, तो आपके जी दो दो जो आपके पैराग्राफ्स होंगे वो 1.5 पेज पे आ जाएंगे, और 4 पैराग्राफ्स आपके 3 पेजेस पे आ जाएंगे। तो इसी तरह आपके टोटल 9 पेज ये बनेंगे, और 3 पेज ये बनेंगे, तो ये आपके 12 पेजेस पे आपका जो है वो काम कंप्लीट हो जाता है। अगर आप जो है फॉर एग्जांपल 12 आर्ग्यूमेंट्स लिख रहे हो, फिर आप मजीद आर्ग्यूमेंट्स अगर बढ़ा सकते हो, तो आप उसी हिसाब से, इसी लेंथ के हिसाब से चलते चले जाओ। जब आ गया ना आपका पीएमएस का ऐसे, तो पीएमएस के ऐसे के अंदर आपने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स कम नहीं करने, इनकी लेंथ कम कर लेनी है। लेंथ कैसे कम होगी? अब आपका इंट्रोडक्शन 1 पेज पे आ जाएगा, आपका कंक्लूजन 1 पेज पे आ जाएगा, और आपके पैराग्राफ्स जो हैं वो
5 पे आ जाएंगे, यानी कि आधा पेज। अब आपके वही 12 आर्ग्यूमेंट्स जो पहले आपके 9 पेजेस पे आ रहे थे, वो कितने पेजेस पे आ जाएंगे? 6 पेजेस पे। और यही जो आपका इंट्रो कंक्लूजन 3 पेजेस पे आ रहा था, वो कितने पे आ जाएगा? 2 पेजेस पे। तो अब टोटल ऑफ क्या हो जाएगा आपके पास? 8 साइड्स आ जाएंगी। सो आपके पास लेंथ मैटर ही नहीं कर रही कहीं पर भी, और ना ही ये चीज मैटर कर रही है कि आपने स्पेसिफिकली स्ट्रक्चर क्या फॉलो किया हुआ है। मैं सिर्फ ये चार बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपका ये नहीं होना चाहिए कि एक पैराग्राफ 1.5 पेज पे जा रहा है, दूसरा पैराग्राफ 4 लाइनों पे, तीसरा पैराग्राफ 1.25 पेज पे जा रहा है। तो जो आपके पैराग्राफ की बॉडी, पैराग्राफ की लेंथ हो वो सेम हो, इंट्रोडक्शन और आपके कंक्लूजन की जो लेंथ है वो सेम हो। ये मैटर नहीं करता कि 12 14 आर्ग्यूमेंट्स हैं या 17 आर्ग्यूमेंट्स हैं, आपकी हिम्मत है बेशक 25 लिखा हो, लेकिन रेलेवेंट लिखना। ये ना हो कि आपसे पूछा ये गया हो कि आपका नाम क्या है, और आप दादाजी के पीछे जहाँ से कोई उनकी जवानी के कोई किस्से लिखते रहें, तो ये उस चीज से इररेलेवेंसी आती है, और इररेलेवेंसी की वजह से आपके मसाइल ज्यादा बढ़ जाते हैं। नाउ आउटलाइन का मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आउटलाइन इज बेसिकली आपकी ये पाथवे है। ऐसे समझो कि ये एक सीढ़ी है, आपने वो सीढ़ी बना दी, ये जी आपकी सीढ़ी है। आपने फॉर एग्जांपल इस सीढ़ी के अंदर इतने आर्ग्यूमेंट्स दिए, तो आपने इंट्रोडक्शन दिया, इंट्रोडक्शन के बाद योर फर्स्ट passage या फर्स्ट पैराग्राफ वुड बी द फर्स्ट पॉइंट इन योर इंट्रोडक्शन, देन द सेकंड वन, देन द थर्ड वन, फोर्थ, फिफ्थ, एंड सो ऑन। सो ये जो आपने आउटलाइन बना दी, इस आउटलाइन से आप इधर उधर नहीं हो सकते। ये नहीं हो सकता कि 1 2 3 4 5 6 आर्ग्यूमेंट्स हैं, तो आप पहला आर्ग्यूमेंट दो, फिर छठा दो, फिर तीसरा दो, फिर दूसरा दो, ऐसे नहीं होगा। जो आउटलाइन आपने बना दी, दैट इज द क्लियर रिफ्लेक्शन ऑफ योर एसे। और आपका एसे इधर उधर नहीं हो सकता, जो आपकी आउटलाइन में चीज है वही चीज आपने अंदर जानी है। हाँ, अब यहां पर एक और क्वेश्चन आता है, फ्रेज वर्सेस सेंटेंस का, कि जी फ्रेज में बनानी है या सेंटेंस में बनानी है। मैं ये कहता हूं आपने एक्यूरेट बनानी है, रेलेवेंट बनानी है, फ्रेज में बनाओ, सेंटेंस में बनाओ, दैट डजंट मैटर। इसके आगे वो कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं केस इन स्टडी लिखनी चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं लिखनी चाहिए, सब एड्स देने चाहिए, नहीं देने चाहिए, दैट डजंट मैटर। आपकी आउटलाइन सीधी सीधी होनी चाहिए, ग्रामेटिकल एरर्स ना हो, उसके अंदर स्पेल एरर्स ना हो, रेलेवेंट हो, जो बात पूछी है उसको बता रहे हो, आपकी जो थीसिस स्टेटमेंट आपने दी हुई है उसके अकॉर्डिंग वो चल रही है। तो समझो कि आपकी जो आउटलाइन है ये ठीक है, और फिर इसी आउटलाइन के अकॉर्डिंग आपका वो इधर से देखे ना, अगर आपका पॉइंट नंबर 3 आउटलाइन में क्या है, तो उधर से वो तीसरा बॉडी पैराग्राफ देखे तो वो यही होना चाहिए। ये ना हो कि 7वें नंबर पे आउटलाइन में एक चीज दी हुई है, वो जाके 15वें नंबर का पैराग्राफ बना हुआ हो। तो इससे चीजें जो हैं वो खराब होंगी। बाकी हम जब ये ऑन आउटलाइन बनाने का तरीका जो है कि किस तरह आपने ब्रेनस्टॉर्म करना है, किस तरह आपने आउटलाइन को लेकर चलना है, ये डेफिनेटली हम जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे व्हेन विल स्टार्ट दी रेगुलर सेशंस। तो अभी चूंकि ये वर्कशॉप है, तो आपको जस्ट इसका थोड़ा जो आइडिया है वो देने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। जी, आउटलाइन के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, उसके बाद हम जरा इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ्स और कंक्लूजन्स की तरफ आएंगे। जी, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग आउटलाइन? अभी तक कोई मसला मसाइल हो इस चक्कर, इस ये वाला मसला हो कि जी थीसिस अपना क्या नाम है, सेंटेंस बेस बनानी है, या उसमें नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स का कोई इशू, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन आपके जहन में है तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद फिर हम जरा बॉडी पैराग्राफ्स की तरफ आ जाएंगे। ओके जी। उसके बाद अभी जी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि जी आपने जब आउटलाइन में इंट्रोडक्शन की हेडिंग लिखते हैं, क्या उसके अंदर भी सब हेडिंग मैंडेटरी हैं? लिखो ना लिखो आपकी अपनी मर्जी है, कोई वो नहीं है सर। आउटलाइन इंट्रो की हेडिंग तो दो जाती है ना।
आउटलाइन की तो वैसे एक एडिंग होती है ना कि मैं आउटलाइन लिखने लगा हूँ और फिर अंदर आउटलाइन के अंदर आप इंट्रो और ये कंक्लूजन वो जो पूरा तरीकाकार होता है वो। इमरान साहब, मैंने आपको सोर्सेज शुरू में बताया कि फैक्ट बुक्स बनाओ। जी डेफिनेटली। ये 3 घंटे की वर्कशॉप है। मैं बताता हूँ कि इंट्रोडक्शन में क्या करना है। इशाल, फिर हम आगे आप इस पे बताऊंगा। ऑर्डर ऑर्डर इज इम्पोर्टेंट। ये नहीं हो कि आप ऑर्डर इस सेंस में भी इम्पोर्टेंट है कि फॉर एग्जांपल आप कोई डोमेन, जैसे फॉर एग्जांपल आप बात कर रहे हो किसी पॉइंट में तो आप उसकी पॉलिटिकल डायमेंशन डिस्कस कर रहे हो, तो उसकी सारी पॉलिटिकल डायमेंशन पहले डिस्कस कर लो, फिर इकोनॉमिक पे आओ, फिर सोशल पे आओ। इसी तरह अगर आप कोई टॉपिक है उसको आप नेशनल लेवल पे डिस्कस कर रहे हो, रीजनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे डिस्कस कर रहे हो, तो पहले नेशनल वाले सारे मुका लो, फिर रीजनल पे आओ, फिर इंटरनेशनल पे आओ। ये ना हो कि आपकी एक बात जो है वो पॉलिटिकल डोमेन से है तो दूसरी बात, अगली बात आपकी इकोनॉमिक से हो। तो क्योंकि कोहेरेंसी, रेलेवेंसी और उसके साथ साथ आपकी ट्रांजिशन जो है ना वो बड़ी जरूरी है कि आप ये ना लग रहा हो कि चीज भद्दी है, कि मतलब एक प्रॉपर वे आउट, ऐसे फ्लो नजर आना चाहिए आपके आइडियाज का कि यार ये नेचुरल फ्लो के साथ बात निकली, पढ़ते हुए समझ आ रही हो अगले बंदे को, यार अच्छा ये बात इसमें से आती है और ये बात यहाँ से भी आती है। मैं इंट्रोडक्शन पढ़ाने लगा हूँ। मैं बिल्कुल पढ़ाने लगा हूँ। अच्छा जी, समझें जी आपने इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है। इंट्रोडक्शन का स्ट्रक्चर आपको मैं ऐसे बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल जी, ये सी एस एस के अंदर आप इंट्रोडक्शन लिखने की कोशिश कर रहे हो और वो जी आपका तकरीबन 1.5 पेज का होता है। तकरीबन 1.5 पेज का। देखें जी, अगर तो आप हेडिंग्स के अंदर एग्जांपल नरेट करने की कोशिश कर रहे हो तो इसको कहते हैं केस एंड स्टडीज। तो वो केस एंड स्टडी सब हेड्स में आती हैं। फॉर एग्जांपल आपने आर्ग्यूमेंट नंबर 1 लिखा और उसके अंदर आप उसकी सब हेड्स के अंदर कोई केस एंड स्टडी दे दो, लेकिन फिर वो केस एंड स्टडी या एग्जांपल वो होनी चाहिए जो आगे आप पैराग्राफ में जाकर डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा जी, इंट्रोडक्शन जब आप देते हो तो इंट्रोडक्शन के बेसिकली अगर आप पार्ट में डिवाइड करो ना इसको, तो आपके तकरीबन ये 3 पार्ट्स बनते हैं। पहला पार्ट जो होता है ना आपके इंट्रोडक्शन का, वो आपकी बेसिकली इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट्स होती हैं। इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट्स होती हैं। उसके बाद आगे जो पार्ट चलता है दैट इज आपकी वो मेन बॉडी स्टेटमेंट्स होती हैं। और लास्टली आपका एंड होता है थीसिस स्टेटमेंट के ऊपर। और आपके जो इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट्स हैं इसमें 3 चीजें आती हैं। नंबर 1, आपकी अटेंशन ग्रैबर, या फिर उसको आप कहते हो हुक स्टेटमेंट। नंबर 2, आपकी जनरल स्टेटमेंट आती है। और उसके बाद फिर आप डायरेक्टली टॉपिक को, स्पेसिफिक स्टेटमेंट उसको कहते हैं, आप टॉपिक को डिफाइन करने की तरफ आते हो या टॉपिक पे अपना स्टांस क्लियर करने की तरफ आते हो। आपने इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया, आपने या कोई हुक स्टेटमेंट दे दी, कोई अटेंशन ग्रैबर दे दिया, कोई भी बात कर दी, दैट इज अ गुड वे टू स्टार्ट योर इंट्रोडक्शन। अब अटेंशन ग्रैबर्स, हुक स्टेटमेंट्स क्या हैं? आपकी कोटेशन हो सकती है, कोई स्टोरी हो सकती है, कोई फैक्ट हो सकता है, कोई इवेंट हो सकता है, कोई बुक हो सकती है, कोई भी रेफरेंस हो सकता है, या कोई ऐसी बात हो सकती है जो आपकी दस उसी वक्त अटेंशन जो है वो क्या कर ले, ग्रैब कर ले रीडर की। उसके बाद आपने एक सेंटेंस ये दे दिया, एक दो सेंटेंस आप जनरल स्टेटमेंट दो। फॉर एग्जांपल जी, बात वो कर रहे जी, स्पेसिफिकली वो बात करने की कोशिश कर रहा है कि जी मसाइल, जेंडर इक्वालिटी पे बात करने की कोशिश कर रहा है, तो आप अटेंशन ग्रैबर ये दे देते हो, कोई भी स्टेटमेंट दे देते हो। आप कहते हो कि जी पाकिस्तान में अगर वो कहता है कि जी पाकिस्तान के अंदर जेंडर इक्वालिटी जो है वो एक मिथ है, टॉपिक ये आ गया, या कोई और इशू है जेंडर इक्वालिटी के रिलेटेड या जेंडर इन इक्वालिटी पे कोई, तो आप इस तरह का कोई फैक्ट दे देते हो कि जी पाकिस्तान में इतनी परसेंट खवातीन जो हैं वो वोट कास्ट नहीं करती, या उनको वोट कास्ट नहीं किया जाने लगा, ये दिया जाता। या फिर आप जेंडर बेस्ड वायलेंस के ऊपर कोई फैक्ट देते हो।
या जनरल स्टेटमेंट आप देते हो, जनरल स्टेटमेंट आप उसके बाद आप जनरल स्टेटमेंट देते हो, आप कहते हो कि जी कोई भी बात करते हो आप डायरेक्टली टॉपिक को हिट नहीं करते, लेकिन उस टॉपिक के अराउंड घूमने की कोशिश करते हो कि जी चूंकि पाकिस्तान के अंदर वोट कास्ट नहीं किया जो करने दिया जाता, या वोट के टर्न आउट रेशो कम है, और ये सिर्फ जो इश्यूज हैं जेंडर के रिलेटेड वो यहाँ तक महदूद नहीं है, ये बड़े वाइड रेंज हैं, और ये बड़े आप किसी भी सोसाइटी के अंदर ये बड़े क्लियर हैं, एक्सप्लिसिट हैं। उसके बाद आप स्पेसिफिक स्टेटमेंट की तरफ आते हो, नाउ यू वुड हिट द टॉपिक डायरेक्टली। अब आप डायरेक्टली हिट करते हो। नंबर्स या परसेंटेजेस देनी चाहिए इंट्रोडक्शन में, जरूर देनी चाहिए अगर आपको बिल्कुल एक्यूरेट हैं, लेकिन वो शुरू वाली एक स्टेटमेंट होनी चाहिए, वो ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वो हर एक पॉइंट पे नहीं। आपके पास जो पहली लाइन है उसमें थोड़े से आपको आपको इजाजत है, इसके अलावा नहीं देनी चाहिए। अब आप स्पेसिफिक स्टेटमेंट के अंदर आपने डायरेक्टली टॉपिक को हिट करना है कि भाई टॉपिक क्या कह रहा है, वो जो बात है वो करनी है। उसके बाद आपने आ जाना है मेन बॉडी, जो आपकी स्टेटमेंट्स हैं। मेन बॉडी स्टेटमेंट्स में आपने ये करना है, इसका बड़ा आसान तरीका मैं बताता हूँ आपको। आपकी ये आउटलाइन है, लेट से आपने जी ये कितने बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आपने जी 11 जो आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं, चले 11 तो नहीं 12 13 कर लेते हैं, 13 आर्ग्यूमेंट्स आपने दिए हुए हैं। अब आपने क्या करना है कि जी आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 जी आपने दिए। अब आपने क्या करना है, आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है। बिस्मिल्लाह पढ़ के पहले वाले 7 आर्ग्यूमेंट्स आपने इंट्रोडक्शन में डिस्कस कर देने हैं। 7 कर दो या 8 कर दो, और वो एक एक स्टेटमेंट में देने हैं। ये नहीं करना कि आप जो है, आप ये भी कर सकते हो कि 2 आर्ग्यूमेंट्स इकट्ठे कर लो, दो फिर कर लो, फिर कर लो, कुछ एक अलग से कर लो। तो ये जो स्टेटमेंट है इसके बाद आपने रिफ्लेक्शन देना शुरू कर देनी होती है अपने आर्ग्यूमेंट्स की, अपने इंट्रोडक्शन के अंदर। और यहाँ तक पहुंचते पहुंचते आपने एक ऐसा अंदर कनेक्टर डालना होता है कि आपकी बात से ये साबित होना लग पड़े, आपकी इन डायरेक्शन ये साबित होने लग पड़े जो आपने थीसिस स्टेटमेंट बनानी है। जब आप ये 8 डिस्कस कर लोगे, उसके बाद अपनी आप जो है इंट्रोडक्शन के एंड पे जो आपकी थीसिस स्टेटमेंट है वो आप लिख दोगे कि ये जी थीसिस स्टेटमेंट है। यहाँ पर आपका इंट्रोडक्शन खत्म हुआ, यहाँ से आपका पहला पैराग्राफ शुरू। ठीक है जी। और वो पहला पैराग्राफ कौन सा होगा, ये वाला जो पहले आपने पहला पॉइंट बनाया हुआ है आउटलाइन के अंदर। अब ये आपका स्ट्रक्चर है किस चीज का, इंट्रोडक्शन का। अब जब आपने इसको इन्वर्स करना है, अब आपने बना कंक्लूजन का समझेंगे, कंक्लूजन में आपने क्या करना है। कंक्लूजन में आपने ये जो जगह है ना थीसिस स्टेटमेंट वाली, थीसिस स्टेटमेंट वाली, अब जी हम इधर आ जाते हैं। अब हम आगे जी ये हमारा कंक्लूजन वाला पॉइंट बना देते हैं। आपने शुरू वाली जो लाइंस हैं उनमें क्या करना है, थीसिस स्टेटमेंट। अब ये थीसिस स्टेटमेंट सेम वर्ड्स नहीं उठा के लिख देने, तो थोड़े से वर्ड्स चेंज कर लेना, लेकिन आइडिया चेंज नहीं करना। अब आपने क्या करना है, अब ये थीसिस स्टेटमेंट के बाद आपने शुरू ये करना है कि जो पिछले ये जो रह नहीं गए ये आर्ग्यूमेंट्स नीचे वाले, इनको क्या करना है, इनको डिस्कस करना शुरू करना है, जैसे आपने इंट्रोडक्शन में किया ना। ये आप बेशक ऊपर से शुरू कर सकते हैं, बेशक नीचे से शुरू कर दे सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं। ये वाले जो बच गए ये वाले, और इनमें से भी 2 3, तो 2 3 रिपीट हो जाएं, बाकी सारे अलग अलग हो जाएं। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर वो वाले आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो एक एक करके डिस्कस करना शुरू कर दोगे। ठीक है, एक टाइम यहाँ पर पहुंच जाओगे। यहाँ पर देन जब आप ये बात कर लोगे अपनी कंप्लीट, यहाँ तक पहुंचने तक आप अपनी थीसिस को प्रॉपरली जस्टिफाई कर चुके होगे दोबारा से कि जी ये देखें जी इस वजह से थीसिस स्टेटमेंट हमारी ये ठीक है जी, ये बात है। एंड पे आप जो ये जो लास्ट वाली आपकी लाइन होती है इसको कहते हैं, अब इसको 2 3 तरह के नाम दिए जाते हैं। एक इसको कहते हैं कि जी ये बड़ी जी क्लोजिंग स्टेटमेंट होती है, कुछ कहते हैं कि जी ये वे फॉरवर्ड होता है, कुछ कहते हैं कि जी ये ऑप्टिमिस्टिक सी स्टेटमेंट होती है। तो ये जो आपने आखिरी देनी होती है ना स्टेटमेंट, ये आपकी ज़रा थोड़ी सी ऑप्टिमिस्टिक होनी चाहिए क्लोजिंग स्टेटमेंट। कि जी अगर फॉर एग्जांपल जेंडर इक्वालिटी पे था,
जेंडर इनइक्वालिटी पे था, आपने डिस्कस भी कर लिया कि जेंडर इक्वालिटी इक्वालिटी जो है वो अभी तक मिथ है और बड़े मसाइल हैं। तो जब आप ये सारी बातें कर लो, तो ये जो क्लोजिंग स्टेटमेंट है इसमें बताओ कि अगर इस तरह के कुछ अच्छे मीन्स लिए, अगर कुछ अच्छे हम स्टेप्स ले लें, कुछ ऐसी चीज़ें कर लें, तो हम इस चीज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं। ये आपका इंट्रोडक्शन है और ये आपकी कंक्लूजन का प्रॉपर स्ट्रक्चर है। इसके अलावा कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ये बड़ा प्लेन सा स्ट्रक्चर है। इसके अलावा आप जो इसके अंदर तकरीबकारियां करोगे उसका ना कोई फायदा होगा, कोई नुकसान होगा। हाँ, ये चीजें नहीं लिखोगे जो पहले से ये अंदर जो इसके रेक्विजिट्स हैं, तो मसला फिर ये होगा कि फिर शायद चीजें फेल होने की तरफ जाएं। अब डिस्कस करते हैं पैराग्राफ को। ये जी आखिरी बात है, पैराग्राफ जो बॉडी पैराग्राफ्स है वो कैसे लिखने हैं, और फिर हम क्वेश्चन एंड आंसर सेशन की तरफ चले जाएंगे। अच्छा जी, बॉडी पैराग्राफ लिखने का तरीका ये है। इसको ये समझें कि बॉडी पैराग्राफ इज लाइक अ बर्गर। ठीक है जी, जिंगर बर्गर है जी। फॉर एग्जांपल ये जी ऊपर ब्रेड है, ये आप यहाँ पे बन तो नहीं सकता, लेकिन चलें आप ये सोचें कि ये ब्रेड है। एक अपर ब्रेड है, एक जी लोअर ब्रेड है। ठीक है जी। अब इसके अंदर हमने थोड़ी सी सब्जियां सब्जियां डाल लेते हैं। ठीक है, कोई थोड़ी सी ऊपर डालते हैं, थोड़ी सी नीचे डालते हैं। और इसी तरह फिर हम इसके अंदर कुछ थोड़ा सा मज़ीद कुछ सलाद वगैरह भी डालते हैं। और दरमियान में हम जी वो ज़रा चिकन पीस भी डाल देते हैं। ये जी चिकन पीस भी हो गया। ठीक है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, आप एक चीज़ आपने देखी कि ब्रेड ऊपर भी है और ब्रेड नीचे भी है। एग्जैक्टली, मायोनीज भी चाहिए हमें इसके अंदर जी, हम मायोनीज भी डाल देते हैं जी। ये जी हमारी मायोनीज होगी। यहाँ पे थोड़ी सी डाल देते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी डाल देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो ब्रेड है ना, ये आपका टॉपिक सेंटेंस। ब्रेड क्या है जी? ये आपका है जी टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस, ये आपका हो गया टॉपिक सेंटेंस। कौन सा? ब्रेड। तो योर पैराग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम दी टॉपिक सेंटेंस। कौन सा टॉपिक सेंटेंस? जो कि आपने आउटलाइन के अंदर लिखा हुआ है। आपने उसको फ्रेज फॉर्म में लिखा है या टॉपिक सेंटेंस फॉर्म में लिखा है, दैट डजंट मैटर। बट एग्जैक्टली वही पॉइंट उठा के आपने अपना टॉपिक सेंटेंस बना लेना है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हो कि जी जेंडर इक्वालिटी मिथ है, क्यों? क्योंकि जी अभी तक इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली बाकी जेंडर्स को। तो आप लिखो कि जेंडर the fact that there is no equality in terms of opportunities among all genders shows that gender equality is a myth। या कुछ आप अपने मर्जी से इसका कुछ बना सकते हो, कोई भी आप अपना कोई भी उसका फॉर्मुलेट कर लो। उसका जो आपका डायरेक्टली जो आपने टॉपिक सेंटेंस उधर जो आउटलाइन के अंदर पॉइंट बनाया हुआ, दैट इज योर टॉपिक सेंटेंस। तो ये पहले वाला जो लेयर है, पहला जो वो ब्रेड है, वो क्या होगा? वो टॉपिक सेंटेंस होगा। टॉपिक सेंटेंस के बाद आपने बता दिया कि भाई चूंकि इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं है बिटवीन ऑल जेंडर्स, तो इस वजह से आप ये कह सकते हो कि जी जेंडर इक्वालिटी एक मिथ है। अब आपने ये टॉपिक सेंटेंस लिखा है ना, इस टॉपिक सेंटेंस को आपने सपोर्ट करना है। और सपोर्ट किस चीज से करना है? आपने अपने सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट देना है। पहला सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट वन। ठीक है, आप कहते हो कि जी क्योंकि काफ़ी सारे इश्यूज हैं, सोसाइटल बैरियर्स हैं, ये बैरियर्स हैं, वो बैरियर्स हैं, इस वजह से जो औरतें हैं और जो मतलब अगर थर्ड जेंडर की बात करो तो वो उनको उस तरह अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं है। आप फिर इसी तरह सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट टू देते हो। और ये दोनों आर्ग्यूमेंट्स आपके जो सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स हैं, किस चीज को प्रूव कर रहे हैं? आपके टॉपिक सेंटेंस को। और टॉपिक सेंटेंस किस चीज को प्रूव कर रहा है? आपके मेन टॉपिक को। ठीक है। फिर आप कहते हो कि यार मैंने बात सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स तो ठीक कर दिए, अब यहाँ पे कोई कह रहा था कि मायोनीज भी चाहिए, तो आपके जो रेफरेंसेस हैं वो मायोनीज है, तो आप उसके अंदर रेफरेंस डालो कोई। आप कहो कि दिस आर्ग्यूमेंट कैन बी सपोर्टेड बाय दिस फैक्ट,
या दैट पर्सन आर्ग्यूड, या फिर अकॉर्डिंग टू दी पाकिस्तान इंस्टीट्यूट दिस एंड दिस, तो उसके अकॉर्डिंग जी परसेंटेज ये है, और ये आपके क्या हैं, ये आपके रेफरेंसेस हैं। ये एक भी हो सकता है, ये दो भी हो सकते हैं। जब आपने ये रेफरेंसेस दे दिए, ये रेफरेंसेस बेसिकली आपकी वो चिकन की टिक्की है, या वो जिंगर की वो जो अंदर पीस है, जो कि मेन चीज है, जो जिसने आपके इस आर्ग्यूमेंट को क्या करना है, सपोर्ट करना है। अब आपने ये नहीं करना कि जी आपने ये मेन आर्ग्यूमेंट भी दे दिया, आपने उसको सपोर्ट भी कर दिया, और आपने एक अच्छा रेफरेंस दे दिया तो आपका पूरा पैराग्राफ खत्म हो गया। नहीं, अब आपने इस रेफरेंस का इन सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स के साथ और मेन आर्ग्यूमेंट के साथ और फिर मेन टॉपिक के साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश करनी है, जस्टिफाई करना है, समझाना है कि यार इसलिए ये वाला जो फैक्ट है ये मैंने दिया है, क्योंकि अब इससे ये बात साबित होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि जी अपॉर्चुनिटीज का फर्क है, फिर उसके बाद मैं सपोर्ट करता हूँ कि ये ऐसे ऐसे फर्क है। फिर मैं अंदर फैक्ट देता हूँ कि जी देखें जी, सिर्फ पाकिस्तान में 2% औरतें जो हैं वो बिजनेस ऑनर्स हैं, बाकी सारे मेल्स हैं। वो ट्रांसजेंडर जो हैं वो 1% भी नहीं है। तो ये मेरा फैक्ट हो गया, मैंने कहाँ से उठाया वो मैं साथ रेफरेंस दे दूंगा। फिर मैं बताऊंगा, फिर इस चीज़ को मैं रिलेशन बनाऊंगा कि यार देखें, ये जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के फैक्ट्स हैं ये क्लियर हैं कि कुछ बैरियर्स हैं इन दोनों जेंडर्स के लिए या बाकी जेंडर्स के लिए, और इसी वजह से अपॉर्चुनिटीज के डिफरेंस है, और जब अपॉर्चुनिटीज का डिफरेंस है तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जेंडर इक्वालिटी एक मिथ है। तो फिर आपने ये बात करके जो नीचे वाला वो बर्गर है ना, नीचे वाला जो पीस है बर्गर का या ब्रेड का, वो आपने यहाँ पर रख देना है। आपने कहना है कि ले जी, ये जी बात खत्म होगी। तो आपने कहना है हैंस या कोई भी देयर फॉर, इसी जो टॉपिक सेंटेंस को उल्टा करके या उसको वर्ड्स को चेंज करके आपने पूरा अपना पैसेज बना पैराग्राफ कंप्लीट कर देना है। तो आप अगर नीचे वाला ब्रेड नहीं लगाएंगे तो फिर आपका बर्गर जो है वो कंप्लीट नहीं होता। सो योर पैराग्राफ मस्ट बी लाइक दैट, you would start with the topic sentence, you'll support the topic sentence with the supporting arguments, you'll give the reference with it, or now after giving the reference you'll make a relationship and you'll explain that relationship कि यार how the particular reference and how the particular facts are basically supporting the main argument and then the topic, और in that way you'll conclude the fact hence कि जी ये देखें कि इसी वजह से जो अपॉर्चुनिटीज जो हैं उनका डिफरेंस है, और इसी तरह आप जो है वो कहते हो कि जी जेंडर जो इक्वालिटी है वो जो एक मिथ है। चलें जी, ये आपको पैराग्राफ का स्ट्रक्चर था। पीछे आपको मैंने इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन का स्ट्रक्चर बता दिया। उससे पहले हमने आउटलाइन को डिस्कस कर लिया, उससे पहले हमने थीसिस स्टेटमेंट को डिस्कस किया, उससे पहले हमने टॉपिक इंटरप्रिटेशन इंटरप्रिटेशन पे काफ़ी एग्जांपल्स के साथ जो है वो डिस्कशन की, और उससे पहले मैंने आपको बताया कि फैक्ट बुक कैसे बनानी है और बाकी सारी चीज़ें हैं। नाउ विल बी हैविंग अ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सेशन। अब आप अभी तक आप कोई क्वेश्चन है किसी भी रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। आई विल बी आंसरिंग एवरीथिंग। जी, अब आपको मैंने जो चीज़ें बतानी थी वो मैं बता चुका हूँ। अब आप क्वेश्चन करो और उसके बाद फिर हम जो है इस चीज़ पर डिस्कस करते हैं कि क्या चीज़ कैसे लेकर चलनी है। इंट्रोडक्शन कितने पैराग्राफ्स पे लिख सकते हैं? इंट्रोडक्शन का जी एक ही पैराग्राफ होता है, पहला पैराग्राफ। जी, टॉपिक सेंटेंस इज द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ योर पैराग्राफ, और पैराग्राफ तकरीबन आपका 0.75 पेज पे हो जाए तो दैट्स गुड। दैट वो आपके शायद 120 से 150 के दरमियान वर्ड्स बनते हैं। नहीं, जब आप पैराग्राफ लिख रहे होंगे, जब आप बॉडी पैराग्राफ लिख रहे होंगे तो आपने फैक्ट से शुरू नहीं करना, आपने डायरेक्टली टॉपिक सेंटेंस लिखना है। ये जो फैक्ट वाली बात है या जो हुक स्टेटमेंट वाली बात है या फिर अटेंशन ग्रैबर वाली बात है, ये आप इंट्रोडक्शन में तब आजमाई कर सकते हैं। मेन उसके अंदर बॉडी पैराग्राफ के अंदर आप ऐसी कोई भी तब आजमाई जो है वो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप इसकी तब आजमाई करोगे तो फिर उसे पता ही नहीं चलेगा कि टॉपिक सेंटेंस क्या है। सो यू मस्ट हिट द टॉपिक सेंटेंस।
और ये भी नहीं करना कि पहला पैराग्राफ के अंदर तीसरा आर्ग्यूमेंट लिख रहे हो, नहीं। पहले पैराग्राफ के अंदर आउटलाइन का पहला ही पॉइंट लिखना है, पहला ही जो उधर आपने पॉइंट बनाया कि यार ये मैं पॉइंट है तो। अच्छा, कुछ ऐसे करते हैं लोग कि वो क्या करते हैं, वो आउटलाइन के अंदर तो केस इन स्टडीज भी देते हैं, एग्जाम्पल्स भी देते हैं, लेकिन जब ऐसे लिखना शुरू करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो वाली केस स्टडीज नहीं देते, वो एग्जाम्पल्स नहीं देते, उधर एग्जाम्पल चेंज कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना। जो एग्जाम्पल आपने अपनी आउटलाइन के अंदर दी है, वही एग्जाम्पल जो है वो आपने आगे लेकर जानी है। और दूसरी बात ये है कि आपके ऐसे भी नहीं करना कि आप ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स लिखनी है आपने 14-15, और अब आपके पास टाइम कम हो रहा है, आपका दिल है कि मैं ना ये 2-3 आर्ग्यूमेंट्स एक ही पैराग्राफ में क्लब कर दूं। ऐसे नहीं हो सकता। every argument must have a separate body paragraph, and every body paragraph must have one argument. So one paragraph one idea, one paragraph one argument वाला फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है अपने ऐसे के अंदर। Introduction could be general to specific or specific to general. The more I believe you should move from general to specific, because thesis statement is already something that is very specific to your topic. Or when you are using hook statement and general statement, and then you are discussing few points that are already included in your outline, so that means that you are somehow applying this approach, that we are generally moving general, that we are moving from general to the specific. So from general to specific in terms of introduction, and from specific to general in terms of conclusion, that is basically the strategy. Just one line. इंट्रोडक्शन को आप एक लाइन से ज़्यादा डिस्कस ना करो, मतलब एक सेंटेंस से ज़्यादा, उसको एक सेंटेंस में बात करो। उसको प्रूव नहीं करना, उसके अंदर इंट्रोडक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट्स के फैक्ट्स नहीं देने, उसकी एग्जांपल्स नहीं देनी, कुछ भी ना, उसको डिटेल में नहीं जाना। आप एक सेंटेंस में उसका काम ख़त्म करें, इससे ज़्यादा नहीं करना। सजेशंस और वे फॉरवर्ड अगर टॉपिक में ना पूछे तो आपने नहीं लिखनी, पहली बात। और जब आप अलग से ऐसा कुछ भी नहीं चक्कर करना कि मैं इंट्रोडक्शन, मतलब मैं आउटलाइन में सजेशंस नहीं लिखता, बाद में इसका कोई पैराग्राफ बना लेता हूँ, तो ऐसा नहीं करना। जो चीज़ आउटलाइन में लिख दी गई वही आगे लिखनी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखनी। और टॉपिक अगर आपसे सजेशंस नहीं मांग रहा तो आपने सजेशंस नहीं देनी, ये मेहरबानी करनी है, क्योंकि वे फॉरवर्ड जो है ना तो फिर मसाइल हो जाते हैं। Talking about the content for a general topic, to what person we should discuss the topic on international level, and to what person we should discuss it on the national local level? Is it necessary to give one's on country information facts on that? It depends upon the topic. अगर वो क्वेश्चन टॉपिक आपको ना बड़ा चीख चीख के बताता है कि मुझे किस बात मेरे पे क्या लिखो, फॉर एग्जाम्पल अगर जनरल टॉपिक आ जाता है जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ, तो आप उसको हर लेवल पे बात कर सकते हो। लेकिन जब आप उसका स्टांस ये ले रहे होगे ना कि मैं मिथ, कि ये जेंडर इक्वालिटी मिथ है, एज अ अप्लाइड फॉर्म वो मिथ है, तो आपको ज्यादा फैक्ट्स देने पड़ेंगे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के, या जहाँ पर जेंडर इक्वालिटी के मसले हैं। इसी तरह जब आप ऑनलाइन लर्निंग और वो फिजिकल क्लासरूम इंस्ट्रक्शन का कंपैरिजन कर रहे थे, तो भी आपको फैक्ट जो है वो डिफरेंट लेवल्स पे देने पड़ेंगे। लेकिन आप ये रिस्ट्रिक्ट ना कर लें अपने आप को पाकिस्तान के ऊपर। आपके पास नहीं है तो दैट्स गुड, ठीक है, फिर तो पाकिस्तान के काफ़ी हैं। लेकिन अगर हैं, अच्छा, ऐसे वही होता है जिसमें डाइवर्स जो हो रेफरेंसेस अवेलेबल हो। और रेफरेंसेस से मुराद सिर्फ फैक्ट्स नहीं होते, रेफरेंसेस में आपके फैक्ट्स भी आते हैं, आपकी बुक्स भी आती हैं, आपकी इवेंट्स आते हैं, आपकी डिफरेंट कोटेशंस आती हैं, डिफरेंट सेइंग्स आती हैं, किसी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, कुछ आपकी जो स्पेसिफिकली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनकी तरफ से कुछ आई है, कुछ नशर किया गया, पब्लिश किया गया। इन द सिमिलर वे आप डेली लाइफ एग्जांपल्स भी दे सकते हैं एज अ रेफरेंस, मतलब आप सिंपल लॉजिक के थ्रू बात कर सकते हैं कि जी सिंपल लॉजिक ये है कि ये बात है तो इस वजह से ये ऐसे होगा। तो देयर आर वैरायटी ऑफ रेफरेंसेस जो आप दे सकते हो।
नहीं, तरीकाकार ये नहीं है, मतलब रिकमेंडेड तरीकाकार तो ये है कि आप जो है वो थीसिस स्टेटमेंट जो है वो एंड पे लिखो इंट्रोडक्शन के, और फिर उसके बाद जो है, क्योंकि आप पहले जनरल बातें कर लो, फिर उससे आप कुछ थोड़ा सा, क्योंकि हमेशा कंक्लूजन बाद में आता है। जब भी आप एक अपना स्टांस दे रहे होते हो तो वो बाद में आता है, कभी भी ऐसे नहीं होता। हाँ, जब भी आप हम हमारे थोड़ा सा पैटर्न्स डिफरेंट है कम्युनिकेशन के, कि हम पहले स्टांस देते हैं और उसके बाद बताते हैं कि क्यों भाई हमारा स्टांस ये क्या है, क्यों है। लेकिन जो आपका थिंकिंग प्रोसेस का पैटर्न है वो वही है जो ये मैं बात कर रहा हूँ आपको। थिंकिंग पैटर्न आपका तब बनेगा जब आपके पास आर्ग्यूमेंट्स होंगे। आप कैसे कह सकते हैं कि ये चीज़ ऐसे है, जब तक आप सोचेंगे नहीं कि ये डिफरेंट वजूहत हैं जिसकी वजह से ये चीज़ ऐसे है। तो एक जनरल फिनोमेना या नेचुरल वे आउट यही है कि आप आर्ग्यूमेंट्स को डिस्कस करो, एक जनरल स्टेटमेंट दो, उसके बाद हुक स्टेटमेंट्स, और वो स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स के बाद आप आर्ग्यूमेंट्स को डिस्कस करो, और उसके बाद आप थीसिस स्टेटमेंट दो। इसका सबसे बड़ा फायदा आपको ये होगा कि व्हेन he'll going to if examiner would be the female, तो if she will be reading your first paragraph, जो पहला आपका वो उधर आर्ग्यूमेंट होगा, तो डेफिनेटली वो थीसिस स्टेटमेंट पढ़ने के बाद फौरन आपके पहले पॉइंट पे आ जाएगा, तो आपको रेलेवेंसी के मसाइल नहीं होंगे। अदरवाइज अगर आप पहले थीसिस स्टेटमेंट लिख दो और बाद में आर्ग्यूमेंट्स दो, तो फिर उसके बाद दोबारा से आप पहले नंबर से आर्ग्यूमेंट शुरू करो, तो वो कहेगा कि अच्छा ये तो अभी आर्ग्यूमेंट्स में यही बात हो रही थी, फिर दोबारा वही बात है। तो रिडंडेंसी के मसले हैं, आपको समझ ना आने के मसले हैं। तो इस वजह से जो तरीकाकार है वो यही है कि आप स्पेसिफिकली करो ये, कि आप पहले जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको हल्का हल्का डिस्कस कर लो, फिर थीसिस स्टेटमेंट दो। जी, फर्स्ट पर्सन नहीं इस्तेमाल करना है। आप डायरेक्टली जो है वो कोशिश करें कि आप प्रोनाउंस का भी इस्तेमाल ना करें। ही शी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, बट आप आई वी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। वर्ड्स रिपीट होने का मसला तब होता है जब आपने एक ही वर्ड 10 दफ़ा लिखा हो एक ही पैराग्राफ के अंदर, तो कोशिश करें कि डिफरेंट वर्ड इस्तेमाल करें। द बेस्ट वे टू मेंशन एनी रेफरेंस इज द वे आप कैसे देना चाह रहे हो। जो तरीकाकार आपके वे ऑफ राइटिंग के साथ सूट करता है ना, सो दैट इज द बेस्ट वे ऑफ रेफरेंस, ऑफ गिविंग रेफरेंस। तो जो भी